पूरा पूरा फैमिली क्लास ले रहा है। अरे पीछे क्या द्वंद युद्ध चल रहा है क्लास में। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर यही हो गया आज। हाँ, खतरनाक था एकदम। राइट। इतने में इतने मिलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा, कैसे ट्रेडर बनेंगे। अरे किसका लॉस हो रहा है जगन्नाथ जी? यस्टरडेज ऑटो फिबोनाची क्विक रिवीजन प्लीज, क्या चल रहा है बच्चों लोग मार्केट में अच्छी मार के? प्लीज क्विक रिवीजन। ओके। आफ्टर मेकिंग नोट्स रीडिंग, वेरी गुड इंद्रवदन पटेल जी, वेरी गुड। है ना? बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट योर माइंड। ओके, ग्रेट। सो जय श्री राम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? स्कैम मूवी का मैनुअल मार्केट याद आ गया भाई आज तो। श्री गोपाल जी। चलिए, जय श्री राम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड थैंक यू। श्रीकांत जी कितना 10,400 प्रॉफिट बनाया, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन। 45,000 प्रॉफिट, अरे वाह। अरे क्या बात है राजा जी। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। 40,000 प्रॉफिट, अरे वाह अमर जी। है, मजा आ गया एकदम है। ये तो मैं पहले ही बोल रहा था कि मैंने ऐसा अभी तक ऐसी कम्युनिटी नहीं देखी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2,000 रुपीज लॉस अवस्थी जी, तो इसका मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नमस्ते टू ऑल, थैंक यू। 70 के प्रॉफिट, अरे वाह। अब आप देख लो कि दिस इज द पावर ऑफ द बेसिक एजुकेशन। कैन यू इमेजिन, एक बेसिक एजुकेशन से क्या क्या बदला जा सकता है ना? अगर हम चाहें ना तो इस पूरे देश का डेटा चेंज कर सकते हैं, है ना? अगर हम बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से सीखें और सीख के सारी चीजें करें, तो हम पूरे देश का डेटा बदल सकते हैं। अगर जो लोग बोल रहे हैं आज कि वो ज्यादातर ट्रेडर, मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर, अगर आप ध्यान से देखें, गवर्नमेंट का एक डेटा है कि हर आदमी 50,000 के लॉस में है एवरेज, है ना? और इस डेटा को अगर हम पब्लिकली मैनेज कर दें, एक बार आप सोचो कि एक बार पब्लिकली ये सब डेटा मैनेज हो जाए, तो कितने लोग अपनी लाइफ बदल सकते हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग, है ना? तो काफी लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? सर ऑटो फिल्म में डाउट है 80% लोगों को, अरे अमित जी आपको है तो आप बोलिए ना 80% क्यों लिख रहे हैं? 30 के प्रॉफिट, है ना? जी। अभी डाउट वो इसीलिए क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि अभी ना आपने एक स्टेप भी आगे रखा है ना? तो क्या होता है, अभी हम मार्केट में ना बिल्कुल नए नए हैं, अभी आप ऐसा मान के चलिए, है ना? तो 5 साल के अनुभव को अगर एक दिन में लेंगे तो कैसे लेंगे? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी जी, आई एम रियली गुड। थैंक यू फॉर द वंडरफुल ब्लेसिंग्स। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉल साइड एंट्री या पुट साइड एंट्री यूजिंग रिट्रेसमेंट अगेन, थैंक्स। ओके अनुराग गोयल जी, और बताइए। क्रेजी गर्ल्स, क्रेजी गर्ल्स को मैं कैसे अनम्यूट करूं, आप बताइए। अब एक तो रिनेम करो यार, क्रेजी गर्ल्स। ये कोई टेलीग्राम वाला नाम लगता है ना? चलिए, सो लेट मी, दीपिका, ग्रेट, क्रेजी गर्ल्स दीपिका, है ना? तो आप अपने क्वेरी वैसे डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं क्वेरी भी सॉल्व कर दूंगा, है ना? जी, ग्रेट। सर निफ्टी पर बताए, ओके जी, चिंता मत करिए पलाश घोष जी। इंट्राडे में एफ गलत दिखा रहा है, अरे अभी आएगा, चिंता मत करिए। चलिए लाइए, मैं अभी क्योंकि आज चैप्टर बहुत सारा है, ऑलरेडी 18 मिनट गॉन। चलिए चिट चैट छोड़िए और आ जाइए इधर से। परफेक्ट। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज आज का, पहले हम, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे एनालिसिस का था, तो हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, उसको एक बार एनालाइज करते हैं। पहले हम एक बार उसको एनालाइज करते हैं कि मार्केट में मेजर क्या हुआ, है ना? तो आइए, मेरी स्क्रीन आपकी सभी के साथ विजिबल है और मैं एक बार अपनी स्क्रीन वापस से शेयर कर देता हूं। ठीक है, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जस्ट टर्न ऑन योर कैमराज एवरीवन। सबके कैमराज बंद क्यों हैं? प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज एवरीवन। कैमराज बंद करके क्यों बैठे हैं? भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है फिर भी।
है ना, मान लो हमारे जैसी हो तो बात अलग है कि कैमरा बंद किया जाए। यू गाइस आर वेरी हैंडसम पीपल यार। हाँ, वेरी नाइस पीपल। थैंक यू। है ना जी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि आज मार्केट में आपने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी। है ना। तो पहला हमने यहां पर ये पढ़ा था कि मार्केट में आज का जो दिन रहेगा वो मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहेगा, मैक्सिमम टाइम वो साइडवेज रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू द पिवट रेंज, हमने जो पिवट निकाले थे उसी पिवट के अकॉर्डिंग पहले हम देखेंगे कि पिवट पॉइंट कैसा था। देखिए, पहली चीज, क्योंकि आज आपका पहला ट्रेड था, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो पहली ट्रेड के बाद मैंने जैसा आपको बताया था कि मार्केट जब भी अपने ओपनिंग के पास, अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, उसके बाद सबसे पहले मार्केट ट्रिगर करने जाती है अपने पिवट पॉइंट को। दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। है ना। तो फर्स्ट एनालिसिस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके अंदर ये हुआ कि प्राइस ने पहली कैंडल बनाई, सेकंड कैंडल नीचे ही उसी के पास क्लोज करी, थर्ड कैंडल ने बहुत ज्यादा क्लोजिंग नहीं करी है, उसी के नियर में आके प्राइस यहां से रिवर्सल कर गया पहली 15 मिनट में। है ना। और प्राइस किधर गया? पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट के अंदर यहां पर एक वाइड डिफरेंस था। मैंने इस एनालिसिस के बेसिस पर आपको क्या बताया था? मार्केट विल बी साइडवेज, यही बोला था मैंने। अगर आप सबको याद है तो हमारा यही डिस्कशन हुआ था, करेक्ट? क्या मार्केट यहां से लेके यहां तक साइडवेज रही है या नहीं रही है? आप बताइए। मार्क्स टाइम, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो एक फाइनल मूव तो चाहिए था, बट क्या प्राइस सीपीआर के अंदर था और प्राइस साइडवेज था या नहीं था? तो आपका सेकंड एनालिसिस वाज आल्सो गुड। आपने जो एनालाइज किया है ना, दैट इज आल्सो परफेक्ट। आपका प्राइस पिवट पॉइंट में भी गया, प्राइस सीपीआर में भी फंस गया, और जब तक सीपीआर में फंसा रहा तब तक साइडवेज भी हो गया। ये मूव एंड मूव है, ये एंड मूव है, ये एक्सपायरी का सेटलमेंट है। दिस इज द एक्सपायरी सेटलमेंट, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं होती ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी इसको बाहर निकाल दे यहां से। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि इसको यहां से बाहर निकाल देता। आज एक्सपायरी थी, इसीलिए इस प्रीमियम को सेटल होने के लिए प्राइस ऊपर गया हुआ है, करेक्ट। लेकिन अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं? चलिए, तो ये तो आपको स्ट्रक्चरल नॉलेज हो गई। अब आपको ये भी पता लग गया कि भैया ज्यादा बिट होती है ना तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट रहती है। एंड में हमारे पास बस एक मूव आया है, वो भी यहां से यहां तक का है, दैट्स इट। 700 पॉइंट का मूव सिर्फ और सिर्फ मात्र कितनी देर में? इन जस्ट 45 मिनट ओनली। बाकी रिमेनिंग 6 घंटे मार्केट वो साइडवेज। है ना, सुबह से साइडवेज तो हमें मिल गई। है ना। तो यहां पर सेलर ने आज बढ़िया पैसा बनाया, उसने अच्छे पैसे यहां बनाए। जिन्होंने भी ऑप्शन सेल किया वो सारे सेलिंग के पैसे यहां बढ़िया से एग्जीक्यूट हुए। है ना। चलिए, अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि जो हमने सीखा था, फर्स्ट चीज हमने मैनुअल फिबोनाची सीखा था। मैनुअल फिबोनाची को आपने आई होप प्लॉट किया होगा, और पहली बार में जब आपने इसको प्लॉट किया होगा तो आपको यहां पर पता लग गया होगा कि कैसे ये काम करने वाला है। आपको यहां पर 1 मिनट पर ये मिला, 1 मिनट में प्राइस ऊपर गया, साइड में साइडवेज हुआ, काफी देर साइडवेज हुआ। 3 मिनट में हमें यहां पर एक प्राइस में कहीं जाके एक एंट्री आज देखने को मिली। 3 मिनट पर प्राइस 3 मिनट पर एग्जैक्टली क्लोज करता है अपने प्रीमियम के नीचे, यानी अपने गोल्डन जोन के नीचे। गोल्डन जोन मिला। गोल्डन जोन एग्जैक्टली कहां से मिला इस कैंडल का? इस जगह से। ये पूरी विक में आप तीनों कैटेगरी जो है ना, तीनों कैटेगरी यहां ट्रिगर हुई है। मतलब 6.18, 0.5 और 382 तीनों कैटेगरी के प्रीमियम ट्रिगर हुए। प्राइस ने एग्जैक्टली 1.141 को टच किया, गिव यू अ रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल। टेक्निकली क्या होता है, जनरली अगर इस प्राइस को नीचे ही गिरना होता, इस प्राइस को नीचे ही गिरना होता तो क्या होता मैं बताता हूं। ये प्राइस नीचे जाता, यहां तक जाता, अगर इसको कंटिन्यू गिरना होता यहां तक वापस जाता और फिर नीचे गिरता, अगर इसको नीचे का एक ट्रेंड कंटिन्यू करना होता। बट ये नीचे की तरफ का ट्रेंड नहीं था। और अगर हम इसमें देखें तो अब यहां पर हमारे पास सीपीआर में क्या कहानी थी। सीपीआर मैं आपको बताता हूं ये काम कैसे करेगा। अब आप देखना कि ये काम आपको लाइव पता लगेगा अभी क्या। अब यहां पर जो सीपीआर है उस सीपीआर में
प्राइस में क्या है, प्राइस बीसी है नीचे, प्राइस में बीसी ऊपर है, टीसी नीचे है, इसका मतलब क्या है, मार्केट इज बियरिश। तो मार्केट का पहला फेज बियरिश हुआ, है ना। सेकंड फेज में प्राइस ने अपने सीपीआर को वापस रिटेस्ट किया, फिर नीचे आने की कोशिश करी। थर्ड फेज में फिर से रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आने की कोशिश करी। फिर प्राइस कंसोलिडेट कर गया अपनी रेंज में, एंड रेंज के बाद पिवट से ब्रेकआउट दे गया। अब जब ये ब्रेकआउट दे गया है तो कल आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लिखिए, कल आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, क्योंकि आज इसने इसके अगेंस्ट में ट्रेड किया है। आपकी जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट में ट्रेड हुआ है। कल यहां से टॉप सेंट्रल ऊपर आएगा और बॉटम सेंट्रल नीचे आएगा। प्राइस विल ट्राई टेक रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस लेवल। यहां से प्राइस एक ऊपर जाने की कोशिश करेगा कुछ दिनों के लिए, बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं। एक रिट्रेसमेंट यहां से लेगा, रिट्रेसमेंट का स्ट्रक्चर यहां से बनेगा, तो प्राइस अप ट्रेंड बनाने की थोड़ी कोशिश करेगा। तो कल का पीडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कल का पीडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस से फिब वाली अगर हम सेगमेंट पर जाएं और फिबोनाची को फिर से प्लॉट करें, अब ध्यान दीजिएगा, ये फिबोनाची का एक 1.141 वाला लेवल ट्रिगर हुआ, ये कंप्लीट यहां तक क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर है। ये लेवल कैसे आया है, यहां तक सबको क्लियर है, एवरीबडी, है ना। बहुत सिंपल है, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस, कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ना। हमने 1.141 नोट डाउन किया हुआ है, एंट्री लेवल डाउन किया हुआ है, सारे लेवल को प्रॉपर तरीके से मार्क किया हुआ है ना, नथिंग इज डिफरेंट, है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अब आपको यहां पर अगर एंट्री लेनी है, अगर आपको इस स्विंग में एंट्री लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा अब आपको। अगर आपकी एंट्री यहां छूट गई है, अगर अब आपकी एंट्री यहां छूट गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्विंग को मार्क करके नीचे का मार्क करना पड़ेगा। अब क्या वेट करना पड़ेगा इसके लिए, कि ये रिट्रेसमेंट है नहीं है, इस लेवल के ब्रेक होने का। ये सबको क्लियर है ना। यहां से प्राइस ब्रेक करेगा इस लेवल को तो ये रिट्रेसमेंट में जाएगा, हमारे इस गोल्डन जोन को ढूंढना है हमें, यही तय हुआ था हमारा, है ना। प्राइस गोल्डन जोन में गया, एक बार देखते हैं। प्राइस गोल्डन जोन में तो गया, प्राइस गोल्डन जोन में तो गया, लेकिन प्राइस ने इस जगह पर कैंडल क्या नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए बोला, अगली कैंडल यहां पर ऊपर बनी है, अगली कैंडल ऊपर बनी है, और अगली कैंडल जब ऊपर बनी है तो आप ट्रेड किधर लेंगे, नीचे या ऊपर, बताइए, आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चैट बॉक्स में बताइए, मार्केट में ये ट्रेड अब ऊपर की तरफ लिया जाएगा या नीचे लिया जाएगा, क्योंकि डिसीजन चेंज हो चुका है, गोल्डन जोन के ऊपर चली गई है, प्राइस बॉर्डर के बाहर है ना, अब ये पाकिस्तान की बॉर्डर में चला गया, अब ये पाकिस्तान के लोगों को मारेगा नहीं। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया में होता तो इंडिया के लोगों को मारता, है ना। इंडिया में तो लोग सनकी हैं एकदम। करेक्ट आया थारे भाई पे। एक ही डायलॉग लगे पीछे से। है ना। तो इंडिया में तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब हमारे पास एंट्री कैसे लेंगे, चलिए। अब इसमें अगर मुझे लाइए, अब वापस से आ जाइए, यहां पर आइए। अब आपको यहां पर एंट्री कैसे मिलेगी, एंट्री का रूल तो सिंपल है, when price will retrace this level, stop loss this will be and target my 1.141। अब ये तो डायरेक्टली भाग रहा है, ये तो डायरेक्टली भाग रहा है, तो क्या ट्रेड छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। फोमो में ट्रेड क्यों लेना, छोड़ सकते हैं। वेट करिए अपने लेवल पर आने देने का, अगर उसका रीटेस्ट मैंडेटरी है तो रीटेस्ट होगा, अगर इसका रीटेस्ट मैंडेटरी है तो रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट हुआ है, ये लीजिए, हुआ रीटेस्ट, हुई एंट्री ट्रिगर। अब देखते हैं कि क्या टारगेट आएगा या लॉस आएगा, ये देखिए, आ गया एग्जैक्टली, आ गया 1.141। तो हर बार प्राइस में आपको एंट्री और टारगेट इजी तरीके से मिल रहा है। अच्छा, कोई आदमी बोले कि सर मैंने इधर से लगाया बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं सोच रहा था कि ये वाला स्विंग है, अगर ये वाला स्विंग है तो व्हाई नॉट एंट्री ओवर ईयर, अगर यही स्विंग लेना था
तो इसमें भी तो एंट्री मिलती। ये आपका स्विंग था, पहली बार में प्राइस ऊपर चला गया तो आपने स्विंग उठा के ऊपर लगा दिया। अब आप देखो इस जगह से क्या आपको गोल्डन जोन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बताइए। वो उस लेवल पे जो 0.618 से रिजेक्ट कर रहा है, क्या वो आपको इस लेवल में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? एंट्री तो यहां भी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्किंग करनी पड़ेगी, है ना? एंट्री नहीं छूट सकती है। ठीक है, फोमो में नहीं आना है बस। अब ये प्राइस यहां से अगर आपका एंटर हुआ है तो ये अपना 1.141 टारगेट लेगा। देखते हैं क्या लेगा, नहीं लेगा। ले गया 1.141, कंप्लीट टारगेट आया, उसके भी ऊपर चला गया, इसके ऊपर भी चला गया। तो किधर तक गया? अब आपको पता ही है आगे क्या होने वाला है, रेफरी नंबर। ये रेफरी नंबर ऑन है ना अपने पास, ये लीजिए। अब जाएगा ये 59,705। सिंपल। अब ऑटो पर आ जाइए, अब ऑटो पर देखेंगे हम। अब ऑटो पर हम सुबह 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां एंटर करते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहां मार्केट आपकी इस जगह पर है। अब पता लग जाएगा अपने को, आइए ऑटो फिब लगाते हैं और ऑटो फिब को यहां से लेके आते हैं। अब ऑटो फिब पे अब यहां पर प्राइस क्या है? ऑटो फिब पे प्राइस यहां से ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरह से, रिट्रेस कर रहा है। अब आपको क्या चाहिए? अभी हमारे पास कौन सा स्विंग है? हमारे पास अभी कोई भी स्विंग अवेलेबल नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्विंग था, इसका ये 1.141 ट्रिगर हो चुका है। दिस इज ऑलमोस्ट ट्रिगर्ड, है ना? और प्राइस रेफरी के पास है, प्राइस कहीं रेफरी के पास है, और प्राइस यहां पर ये रहा रेफरी आपका, है ना? ये रहा। अब रेफरी के पास प्राइस है, रेफरी के अंदर ही क्लोजिंग हो रही है। तो अब ये जो करंट स्विंग बनेगा, ये करंट स्विंग कहां से बनने वाला है? ये बनेगा करंट स्विंग। अब ये क्या, इसको क्या चाहिए? इसको करंट स्विंग बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको करंट स्विंग बनाने के लिए चाहिए डेप्थ। यानी यहां पर एक कैंडल, दो कैंडल और अगर आ जाएंगी तो ये डेप्थ बना लेगा, और यहां से फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे बनाएगा, फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, या फिर यहीं से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो लेट्स हैव अ क्विक थिंग ओवर हियर, क्योंकि एक फीडबैक भी इस पे चाहिए। तो मैं यहां पर आया और इसको मैंने इधर से दिया, इसने अपना ले लिया, इसने अपना एक एरिया क्रॉस कर लिया है। अब हमें वेट करना है। हो गया वेट, बन गया स्विंग, स्विंग कैलकुलेशन आ चुकी है। इसने डेप्थ इन्हीं दो कैंडल से काउंट कर दी, क्योंकि इस कैंडल ने 38% को क्लोज करके ऊपर, सॉरी 78%, 23% को क्लोज करके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज कर ली थी। अब जैसे ही ये क्लोज हुआ तो इसने डेप्थ काउंट कर लिया है। अब इसी डेप्थ के बाद प्राइस ने अपने आप को गोल्डन जोन में जाने के लिए रेडी करना है। चलिए रेडी करते हैं इसको। ये रहा गोल्डन जोन, ये रहा गोल्डन जोन, और ये रहा इसका टारगेट। तो लेवल कितने बजे निकल के आए आज आपके? ये लेवल आए हैं अप्रोक्सीमेटली 10:30 के आसपास, या फिर 10:30 से पहले। तो ये यूज केस होता है, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो हमें हर यूज केस पर फोकस करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने बोल दिया 9:30 बजे ही करना है तो करना है। 9:30 बजे 9 बजे ही करना होता है, लेकिन उस टाइम पर लेवल एक्यूरेट अवेलेबल होता है। लेकिन अगर कोई लेवल डेवलप ही नहीं हुआ है तो अवेलेबल कहां से होगा? अब हमें वेट करना है प्राइस को अपने गोल्डन जोन में जाने देना। प्राइस एग्जैक्टली गोल्डन जोन के अंदर अब ट्रेड करना है, इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस गोल्डन जोन में आ गया। अब इस जोन के बाद या तो लेवल अप या लेवल डाउन, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो इसके बाद लेवल अप या लेवल डाउन। अभी तक कहीं लेवल नहीं आया, अभी भी कोई लेवल नहीं आया, अब लेवल आया है। इस जगह पे लेवल आया, बट लेवल के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ। प्राइस सीधा का सीधा यहीं से ऊपर निकल गया, और यहां जाके आपकी मार्केट आज क्लोज कर गई, ये इस लेवल पे। करेक्ट। तो ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्राइस रेंज में ही बंद हुआ है, रेंज के बाहर बंद नहीं हुआ है ना? तो रेंज आपकी बेसिकली ब्रेक नहीं हुई है, क्योंकि रेंज अगर ब्रेक हो जाती तो सब गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो अब आपको यह भी पता लग गया कि जो हम मार्क करते हैं वो गोल्डन जोन प्रॉपर तरीके से काम करता है,
और जो लेवल हम मार्क कर रहे होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से हमें हेल्प करते हैं। बाद में ये स्विंग और चेंज हो गया था, मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद ये जो स्विंग था ना, ये जो हमने पहले मार्क किया था ना, ये भी चेंज होके यहां से ये बदल गया। ये बदला इसलिए क्योंकि करंट स्विंग बदल चुका है। करंट स्विंग कैसे बन जाता है? जब उसको मल्टीपल कैंडल एक जगह पर मिल जाती है, डेप्थ और डेविएशन। इसी कंडीशन को डेप्थ बोलता है, कैंडल डेप्थ। और डेप्थ कैसे बनती है? जब 5 7 10 कैंडल एक जगह स्टोर हो जाती हैं, उसके बाद कोई भी स्विंग अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी रहता है। करेक्ट। चलिए अब इससे पहले डाउ जोन पे चलते हैं, और डाउ जोन पे हमने जो काम किया था, क्या वो पूरी तरह से कल काम करके आया या नहीं आया, दैट वी नीड टू सी। कल हमारा डाउ जोन भी यही करके गया। डाउ जोन में हमारे यहां पर कल सीधी की सीधी प्राइस में, पहले तो वो बहुत देर साइडवेज ही रहा। अप्रोक्सीमेटली 12 बजे तक मार्केट वो साइडवेज। प्राइस में एक लेवल ऊपर आया और प्राइस ऊपर ही क्लोज कर गया। अब उसके बाद मार्केट बंद हो गया है। लेकिन 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 इससे पहले क्या कोई इसके अंदर सिग्नल था जिसको हमें बाय सिग्नल की तरफ लेके जाना था? द बाय सिग्नल वॉज देयर। ये बाय सिग्नल वहां पर अवेलेबल था। तो मार्केट यहां पर भी साइडवेज ही रही थी, है ना। तो जो हमने कल मार्क किया था दैट वाज आल्सो गुड, है ना। उसी के अंदर अंदर बंद हो रही है मार्केट। तो मार्केट किधर भी नहीं जा रही है। अब इसमें अगर आपको आज के लेवल मार्क करने हैं, आपको आज के लेवल मार्क करने हैं, तो प्राइस ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, और गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस में ये आपके गोल्डन जोन के बाहर ही प्राइस खुल चुका है। अब प्राइस खुला ही उधर है, तो दैट टारगेट विल बी दिस वन। ये रहा टारगेट। इसको टारगेट करेगा मार्केट अब। और सेल का सिग्नल भी है यहां पर, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में। बहुत सिंपल चीजें हैं, और सिंपल तरीके से ही चीजें की जा सकती हैं। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं, इसको भी देख लें। अगर ये भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही गया है ना। इस पे बाय सिग्नल आया हुआ है, और ग्लोबल मार्केट भी आज मिक्स है शायद। चलिए लिखिए टॉपिक का नाम, हाउ टू जनरेट बाय एंड सेल सिग्नल्स ओवर द चार्ट टू गेट मोर कॉन्फिडेंस। कैसे बाय और सेल सिग्नल जनरेट किए जाएं अपने चार्ट के ऊपर, टू गेट बेटर ट्रेड। आपको अपनी ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होता है? नॉइस को कट करना होता है। तो जब भी हम नॉइस कट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम सही डिसीजन ले पाते हैं, है ना। अब हमें ये काम करना है इस चार्ट के ऊपर। मैं चाहता हूं कि भैया मैं जो भी ट्रेड करूं, उस ट्रेड के ऊपर कोई ना कोई बाय और सेल सिग्नल जनरेट हो जाए, जिससे मैं जब भी ट्रेड करूं तो मुझे एक सही डिसीजन मिल जाए, मतलब मुझे किसी से पूछना नहीं पड़े, है ना। ये प्रॉब्लम काफी लोगों का है कि उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ बाय करना है, कौन सी कैंडल होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन बनाया है विच इज वेरी इजी। और इससे आप ये भी आज सीखेंगे कि कभी भी बाय सेल सिग्नल जनरेट करने हैं तो उसका लॉजिक कैसे जनरेट करते हैं। तो लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दैट मैं यहाँ पर जाऊंगा। सबसे पहले हम काफी सारी चीजें सुनते हैं, तो उसका भी एक थोड़ा सा मिथ आज हटा देते हैं। चलिए, वो मिथ क्या है कि पहला, इस मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, प्राइस एक्शन काम करता है। ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, ठीक है। और वो मुझे अगर ये बात प्रूव कर दें तो मैं ट्रेडिंग छोड़ने को रेडी। प्राइस एक्शन जैसी कोई भी एक ऐसी चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पहली चीज। ठीक है, प्राइस एक्शन एक कैलकुलेशन के बेस पर चलता है, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने खाना खराब खाया है तो ट्रेंड लाइन आप किधर भी लगा दोगे। अगर आज आपने खाना अच्छा खाया है तो आप ट्रेंड लाइन या सपोर्ट कहीं पर भी बना दोगे। ऐसा जनरली नहीं होता है ना। तो सपोर्ट सिस्टम, रेजिस्टेंस सिस्टम हम जब भी बनाते हैं, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, एक आदमी हमेशा ये बोल रहा है कि भैया मार्केट इस बार इस जगह से कई बार ऊपर जा रही है, तो ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है। थोड़ी देर में यही सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आ जाता है ना। तो सपोर्ट सिस्टम और रेजिस्टेंस वाले जो सिस्टम है, ये हमेशा टूटने के लिए बने हैं, है ना। लेकिन एग्जैक्टली की लेवल्स और मेथड को समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये सारा मैथमेटिकल जॉब है।
है ना। तो इसी जॉब के बीच में एक लॉजिक आता है। लॉजिक ये आता है कि जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन से जाए और आए, तो मुझे ये पता लगे कि यार दिस इज द सेल मार्केट और बाय मार्केट, व्हाट शुड आई डू, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं कैसे करूंगा, ये मुझे जरूर समझना है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जाना है, आपके एक नोट्स पर मैं पढ़ाऊंगा आज आपको, और आज आपको दिखाऊंगा कि लॉजिक और एक्यूरेसी कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और आप में से काफी सारे लोग क्योंकि काफी सारी ट्रेडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बड़ा फेमस टूल है अक्रॉस द इंडस्ट्री, वी कॉल्ड इट मूविंग एवरेज। हमने सबने मूविंग एवरेजेस के बारे में सुना है, हर एक यूट्यूबर इसको यूज करता है, मैक्सिमम लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि यार ये लेगिंग होते हैं, ठीक है, ये वर्क नहीं करते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर ऑफिस के पियोन से आप सीईओ का काम करवाएंगे तो कंपनी तो बेचनी पड़ेगी, है ना, फिर तो कंपनी बिकेगी, है ना, क्योंकि पियोन का काम ऑफिस वाले नहीं कर रहे हैं, सीईओ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सीईओ का काम आप किसी ऐसे आदमी से करवाएंगे जो अकाउंट्स का है, तो भी गड़बड़ है ना। तो कहने का मतलब ये होता है टेक्निकली, जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी चीज को उसी में यूज किया जाए तो वो बेटर रिजल्ट देती है ना। तो जनरली क्या होता है, जैसे मैं अर्थ का अनर्थ आपको समझाता रहता हूं, तो इस इंडस्ट्री में इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है ना। सो व्हाट इज मूविंग एवरेज, पहले हम इसको समझते हैं कि मूविंग एवरेजेस होते क्या है ना। फिर बाद में हम इसके अंदर एक्यूरेसी वाला कंसेप्ट क्रिएट करेंगे, और ये देखेंगे कि मूविंग एवरेज बनाए क्यों गए। भाई यार ये एक सिंपल सी चीज है, जो चीज जिसके लिए बनाई गई है, ठीक है, जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसका यूज वहीं तो किया जाएगा, है ना। हम जनरली हर चीज का यूज उल्टा ही कर रहे होते हैं, है ना। परफेक्ट। चलिए, अब मूविंग एवरेज इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल, ठीक है, दैट हेल्प्स स्मूथ आउट प्राइस डेटा बाय क्रिएटिंग अ consistently updated average price. It reduces the impact of the short-term in fluctuations and highlights the overall trend of a stock index in financial instrument. ये टेक्निकली क्या करता है, एक टोटल प्राइस की जो रनिंग एवरेज आती है ना। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप अपनी गाड़ी चलाते हो, आप अपनी गाड़ी हाईवे पर भी चला रहे हो, आप अपनी गाड़ी सिटी में भी चला रहे हैं, ठीक है, आप अपनी गाड़ी गली में भी चला रहे हैं, है ना, कहीं पर भी चला रहे हैं, कुछ लोग डिवाइडर पे चला रहे हैं, है ना कुछ लोग आजकल पार्क में भी चला देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि आपसे कोई पूछेगा कि आपकी गाड़ी का एवरेज क्या है, तो आप क्या बताओगे, मेरी गाड़ी हाईवे पर इतना एवरेज दे रही है, लोकल में इतना एवरेज दे रही है, यहां पर इतना एवरेज दे रही है। हम ओवरऑल एवरेज पूछते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मेरी गाड़ी यार डीजल गाड़ी है, 15 का एवरेज देती है। तो आपने टोटल आपका जितना भी यूज है उसको क्या करा, आपने उसका जितना भी एवरेज आपको दिखाई दे रहा है वही आपने मुझे बता दिया। एक सेकेंड दीजिए प्लीज, है ना। तो यही होता है। अब पूरे प्राइस का जो एवरेज प्राइस आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए मूविंग एवरेजेस को मल्टीपल फेज में यूज किया जाता है, अलग अलग टेक्निक से। बट इसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट लॉजिक्स, हम लॉजिक बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे पहला इसका की पॉइंट और पर्पस समझिए। पर्पस क्या होता है, पर्पस सिंपल है, रिड्यूसेस मार्केट नॉइस, हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक बनना चाहिए। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस जनरली क्या होता है, पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज, इसको बोलते हैं एसएमए। एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं एसएमए, है ना। एसएमए क्या होता है, एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ओवर अ चूजन पीरियड। ये क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है एसएमए, एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस, जितने भी प्राइस क्लोज होते हैं ना उनका एवरेज निकालता है। इसके बाद यहां पर एक आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए इसको बोलते हैं, ईएमए, है ना। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, देर इज अ फादर, द फादर नेम इज मूविंग एवरेज, और उनके तीन बच्चे हैं। पहले बेटे का नाम है एसएमए, दूसरे बेटे का नाम है ईएमए, और थर्ड बेटे का नाम है डब्ल्यूएमए।
है ना? परफेक्ट। तो ईएमए क्या करता है, ईएमए को जब भी कोई काम देते हैं, जैसे मान लीजिए एसएमए को कोई काम मिला, तो एसएमए क्या करता है, एसएमए का काम ये होता है, एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ओवर अ चूजन पीरियड गिव्स मोर वेट टू रीसेंट प्राइस। ईएमए का क्या होता है काम, ये अपने रीसेंट प्राइस को, नॉट क्लोजिंग प्राइस, रीसेंट प्राइस, करंट प्राइस और रीसेंट प्राइस के वेटेज को कैलकुलेट करता है। इसके बाद असाइन, ये आता है डब्ल्यू एम ए कॉल्ड वेटेड मूविंग एवरेज। इसको क्या बोलते हैं, असाइंस डिफरेंट वेट्स, रीसेंट प्राइजेस हैव हायर इंपॉर्टेंस, है ना? ये डिफरेंट वेट पर रीसेंट प्राइस को और उसको हायर इंपॉर्टेंस देता है, मतलब इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज वाले और रिसेंट वाले प्राइसेस, है ना? तो रिलेटेड टू समवेयर ईएमए, ईएमए के अंदर ही बस एक चीज ऐड हो जाती है, वेटेज। इसका कॉमन यूज क्या होता है, व्हाट इज द कॉमन यूज, क्यों ईएमए बनाए गए थे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट ईएमए इज वर्किंग और नॉट, है ना? ये कैसे पता लगा कि इसका कॉमन यूज क्या था, पहला ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया गया था। क्रॉस ओवर इज द मेजर पार्ट, 99% इसको बनाया गया था आपके क्रॉस ओवर्स के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कभी क्रॉस ओवर नहीं बनती है। इस तरह के एनालिसिस में अगर मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर कभी भी ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं आती है। ऐसा, अगर आपको कोई क्रॉस ओवर बनाना है तो आप ये एल्गोरिदम नहीं बना सकते। इसके लिए आपको एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं ईएमए, है ना? तो यहां पर एंड डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, तो ये डायनेमिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता है। एक सेकेंड। ओके, फॉर्मूलाज क्या है लिखिए। जैसे आपका पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट का फॉर्मूला था ना, आपके फिबोनाची का फॉर्मूला था ना, ठीक है? तो जिसको जिस चीज का फॉर्मूला नहीं आता, आप ये समझ जाइए कि उसको काम नहीं करना, बहुत मुश्किल है उनके लिए काम करना। अगर आपके पास किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है ना, तो आप ये समझिए ना के बराबर ही वो आपके लिए कोई वैल्यू रखेगा। हम जनरली जितने भी काम कर रहे होते हैं ना, उनके फॉर्मूलाज हमें नहीं पता होता। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी गाड़ी का एसी कहाँ से ऑन होता है, आपकी गाड़ी का एसी कहाँ से बंद होता है, वेंटिलेशन कहाँ से होता है, ठीक है, सीट कहाँ से एडजस्ट होती है, ठीक है, आपको अगर आपकी गाड़ी के बारे में ये डिटेल नहीं रहेगी, तो आप गाड़ी कभी चला नहीं पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज हमेशा हमेशा होनी चाहिए कि यार गाड़ी में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो किस बेसिस पर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी का टायर में हवा कम है, तो आपको सिग्नल दिख जाएगा आपकी गाड़ी पर कि भैया गाड़ी का इस टायर में हवा इतनी कम होने वाली है ना? पता लग जाता है ना हमें। तो बेसिक साइंस पता है हमें हर चीज के पीछे का। तो यहां पर पहला फॉर्मूला आता है एसएमए का, वी कॉल्ड इट सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज इज अ सिंपल टर्म, ठीक है? P1, P2, P3, ठीक है? P1, P2, P3 तीनों को प्लस के अगर हमने किया, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में जाके हम इसको प्लस Pn इज डिवाइडेड बाई एन। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, इसको डिस्क्राइब कर दिया। ईएमए इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, अभी आगे चल के जब हम वो पढ़ेंगे ना, एटीआर पढ़ेंगे, तो उसका चैप्टर वहां क्लियर होगा आपको। मल्टीप्लायर एक टर्म होती है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं, लॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर भी एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है? प्लस आपका ईएमए वाई और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय वन माइनस मल्टीप्लायर, वेयर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ऐसे आपका एक ईएमए कैलकुलेट होता है। क्योंकि अभी मुझे ये देखने को नहीं मिल रहा है, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, तो इसीलिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। ईएमए कैसा दिखता है, ईएमए इट्स जस्ट लाइक वायर। एक वायर होती है ना हमारे घर में, इलेक्ट्रिक वायर होती है, इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल वायर, नथिंग एल्स। दैट आई शो यू, जस्ट गो टू द indicators, type EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इंडिकेटर में जाएंगे, एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ऐड करेंगे, है ना? और आपको यहां पर एक वायर जैसा कुछ नजर आ रहा होगा,
ये वायर जैसा आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू कलर का वायर नजर आ रहा है ना। इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, वट एवर इट कुड बी, है ना। इसको मैं चाहे जो भी वैल्यू दूं, ठीक है, मैं इसको 40 50, ठीक है, कोई भी वैल्यू मैं इसको दे सकता हूं, ठीक है, ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि एक वायर जैसा आपको नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर का वायर, और प्राइस कभी इसके नीचे है, कभी प्राइस इसके ऊपर है, कभी प्राइस इसके अंदर है ना। ये एक सिंपल और सिंगल मूविंग एवरेज है ना। ये टेक्निकली क्या कर रहा है, ये जितना भी प्राइस यहां से यहां तक गिर रहा है ना, उसका एवरेज कलेक्टेड प्राइस ले रहा है। दिस इज द कलेक्टेड प्राइस, एवरेज प्राइस, है ना। ये एवरेज प्राइस है ना, कि प्राइस में जितनी भी मोमेंटम आई है वो टेक्निकली इतनी होनी चाहिए। रियल टाइम में प्राइस इतना ही गया है ना। अब इसको थोड़ा सा हम देखेंगे तो प्राइस कभी इसके नीचे दिख रहा है, कभी ऊपर दिख रहा है, अलग अलग जगह हमें दिख रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, सपोज 5 डे एसएम में एक स्टॉक का 5 डे स्लो मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, सपोज ऑफ अ स्टॉक प्राइस, एक स्टॉक प्राइस है जो डेली कैसे मूव कर रहा है। देखिए कैलकुलेशन कैसे बनेगी, सिंपल समझिए। आपके पास एक स्टॉक है जिसकी कीमत आज 100 रुपए है, 100 रुपीज है। वो 100 रुपीज का प्राइस इज गोइंग 102, नेक्स्ट डे, अगले दिन वो जा रहा है 105, 104, अगले दिन 106, 108। यानी हर दिन कितने कितने रुपए बढ़ रहा है, 2-2 रुपए बढ़ रहा है। तो टोटल 5 दिन तक वो 2-2 रुपए बढ़ा। अब एसएम में कैसे कैलकुलेट होगा, एसएम में कैसे कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइम भी स्पेंड करा ना आपने 5 दिन का। ये 5 दिन के टाइम की वैल्यू है, नहीं है, कोई टाइम की वैल्यू होगी। अगर आप 5 दिन ऑफिस में जाके काम करेंगे तो 5 दिन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, अगर 10 दिन करेंगे 10 दिन की सैलरी मिलेगी। यानी काम से ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है। टाइम किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, हम दोनों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम यहां पर चलेंगे और देखेंगे एसएमए को। एसएमए कैसे कैलकुलेट हुआ, 100, 100 + 02, 104, 106, 108। वो जो उसका रनिंग प्राइस है ना, जो भी प्राइस जिस डे में रन कर रहा है, उसको टोटल कर लिया, टोटल कर लिया, टोटल के बाद उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 5। 5 क्यों, क्योंकि मैंने 5 डे का मूविंग एवरेज लिया है। आप लिखिए, अगर आप एक महीने का निकालना चाहते हैं, एक महीने का रनिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, तो उतने से डिवाइड करेंगे। 30 डेज लिख दीजिए, उसके आगे आप लिख दीजिए 1 वीक, उसके आगे आप लिख दीजिए 3 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, उतने सारे, उतना ही प्रीमियम आपको यहां रखना पड़ेगा, उतने दिन का सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस क्या आया, 104। जो रियल टाइम में आपके इन्फ्लेशन को मिला के, आपका इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू को मिला के टोटल, एक चीज होती है आरएचओ। आरएचओ क्या होता है आपको पता है, इंटरेस्ट रेट, प्रीमियम का इंटरेस्ट रेट होता है आरएचओ। आपके ऑप्शन चेन में एक, यहां पर आप देखेंगे ना, इधर ऑप्शन चेन में जाएंगे ना, एक चीज होती है जिसको आरएचओ बोलते हैं, रो बोलते हैं बेसिकली। ये आई शो यू ओवर हियर, ये रहा, ये रहा। दिस इज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफ द प्राइस आपके प्रीमियम का, ये देखिए। तो आपके पास इतना डेटा होता है, लेकिन इस डेटा की जानकारी हमें नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो 104 हमारा एवरेज प्राइस आ गया। तो अब यहां पर सिंपल समझिए कि तीनों मूविंग एवरेजेस को कब कब यूज करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मेरे मेरे बनाए हुए मूविंग एवरेजेस को यूज करें। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और आपका खुद का बनाएंगे। अब आपके पास पहला एसएमए आता है। एसएमए को क्यों यूज किया जाता है, सिंपल एवरेज ऑफ पास्ट प्राइसेस। ये आइडेंटिफाई करता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। जब भी आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड यूज करना है ना, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो आप एसएमए को यूज करिए। अ पर्सन ईएमए हुज यूजिंग ईएमए गिव्स मोर वेट टू रीसेंट प्राइस। अगर आपको आज की सिचुएशन पे बात करनी है, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिग्नल अगर जनरेट करने हैं, जो कि इंट्राडे में होते हैं बेसिकली, जो इंट्राडे में होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो,
ईएमए यूज करके रख सकते हैं, उसमें हम ईएमए यूज करेंगे। एक सेकंड। ओके, इसके बाद डब्ल्यू एम ए क्या होता है? वेटेड मूविंग एवरेज रीसेंट प्राइस इंपॉर्टेंट। फाइन ट्यून ट्रेंड एनालिसिस, अगर किसी भी ट्रेंड के एनालिसिस को आपको फाइन ट्यून करना है, फाइन ट्यून मतलब ज्यादा एक्यूरेसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यू को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेटेड है, वेटेड। जहां पर सही काम होगा वहीं पर इसको यूज किया जा सकता है। तो हम इसमें से आज यूज करने वाले हैं ईएमए। यूज कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। आप जाइए अपने चार्ट के ऊपर। आज आपको पता लगा कि मूविंग एवरेजेस के फॉर्मूलाज क्या होते हैं? किस किस ने पहली बार सीखा है ये? थम्स अप करिए अगर आपने पहली बार मूविंग एवरेजेस के फॉर्मूलाज को पढ़ा है तो, और हर मूविंग एवरेज का टाइप पढ़ा है जिसको यूज करना है अलग अलग सिचुएशन। ग्रेट पीपल, है ना? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूज नाउ। अब देखिए, इस पूरी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, किसी भी पूरी इंडस्ट्री में चले जाइए आप, ठीक है? सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, सब कुछ, हर आदमी मूविंग एवरेज भी यूज कर रहा है, डब्ल्यू भी कर रहा है, एसएमए भी कर रहा है, बट लॉजिक किसी के पास नहीं है। किसी ने बोल दिया कि मैं सर 5 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, उससे पूछ लिया 5 मूविंग एवरेज क्यों यूज कर रहा है? नो आंसर, यूट्यूब पे देखा था। मैं सर 20 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 20? किसी को नहीं पता। सर मैं तो 50 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं। लॉजिक नहीं पता। सर 200 यूज कर रहे हैं। लॉजिक नहीं पता। कहने का मतलब यह है बस यूज कर रहे हैं, कोई लॉजिक एग्जैक्टली पता ही नहीं है। लॉजिक नहीं है बस, हर चीज है, लॉजिक नहीं है। अब लॉजिक क्यों नहीं है? अगर आपके पास लॉजिक आ गया तो फिर आप मुझसे क्यों सीखेंगे? आप तो खुद एक एनालिस्ट बन जाएंगे। लॉजिक तो एनालिस्ट के पास ही होता है ना। अगर आपको ही लॉजिक पता लग गया और लॉजिक बनाने ही आ गया तो आप मुझसे क्यों सीखेंगे? ये इनसिक्योरिटी पूरे देश में है। चाहे वो कोई भी काम हो, हर आदमी को अपने स्टाफ से, अपने लोगों से, अपनी टीम से इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। याद रखिएगा, मैंने ये बात हमेशा ऑब्जर्व की है, और यही कारण होता है उन लोगों के ग्रोथ ना करने का। अनलिमिटेड ग्रोथ, एक लिमिटेड ग्रोथ इसको बोलता है ना? तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जिस चीज का लॉजिक आपको नहीं पता ना, हम उस काम को कभी नहीं करेंगे। हमें नहीं पता तो हम नहीं करेंगे। हमें जिस चीज का लॉजिक पता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हम उसको करेंगे, है ना? तो जैसे मैं यहां पर गया और मैंने सपोज यहां पर एक मूविंग एवरेज सेट करना है, ये मैंने मूविंग एवरेज सेट करना है, तो मैंने यहां से पहले, मैं दोबारा से इसको प्लॉट करके दिखाता हूं कैसे ये प्लॉट होगा। मैं इधर गया, मैंने यहां पर लिखा ईएमए, खाली मैंने ईएमए लिखा है। ईएमए लिखते ही ना आपको यहां पर मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आप 2 बार क्लिक करिए तो 2 बार लग जाएगा। ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है, और इसको आपको 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी लॉजिक बनाया हुआ है। बस आपको ये सीखना है कि वो लॉजिक के पीछे क्या काम करता है। मैं यहां पर गया, मैंने ये 2 मूविंग एवरेज लगाए, और ये 2 मूविंग एवरेज लगाने के बाद मैंने पहले एक मूविंग एवरेज को बंद करा। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू ईएमए की 9 मूविंग एवरेज है। मैंने इसकी सेटिंग पर क्लिक किया तो सेटिंग ओपन हो गई। अब सेटिंग में पहली चीज आती है वैल्यू। अब देखिए वैल्यू क्या होती है? बेसिकली वैल्यू किसी भी चीज की जस्टिफाई कैसे होती है। देखिए, मैंने अगर फिबोनाची पढ़ा तो फिबोनाची में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको सीरीज, रेशो और नंबर्स पढ़ाए थे, है ना? सीक्वेंस पढ़ाए थे। आप सभी को फिबोनाची नंबर याद होंगे, है ना? फिबोनाची नंबर अगर आपको याद है, अगर हमें फिबोनाची नंबर याद है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? लेट्स गेट बैक टू द फिबोनाची नंबर। ये कुछ क्रैशेस हैं, ये इसके अंदर 2024 वाला मैंने प्रिडिक्ट किया था, और इसका पूरा फुल प्रूफ रिकॉर्ड आपके पास मिलेगा। यूट्यूब पर एक वीडियो है मेरा रिकॉर्डेड,
और वो फ्यूचर यूनिवर्सिटी के ट्रेड वाइज चैनल पर है, और वो मुहूर्त ट्रेडिंग है। मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ना ये इस चीज के बारे में बताया था, और वहीं से मार्केट करेक्ट हुई थी, वहीं से सारे स्टॉक गिरे थे, है ना। तो ये पिछले कुछ हैं, 1929, 87, 2000, 2008, मार्च का कोविड क्राइसिस 2011, और ये रिसेंट कर रहा है विच वॉज 2024 दिसंबर 5। ठीक है, दिखाऊं आपको ये मैं, दिसंबर 5 2024 को क्या हुआ था। चलिए आपको दिखाते हैं दिसंबर 5 2024 को क्या हुआ था। 2000, ओके, ये देखिए, ये रहा 5 दिसंबर, ये है 5 दिसंबर, ये, और ये मार्केट का टॉप था यहाँ पर, ये देखो, ये मार्केट का टॉप था, ये डेट 5 दिसंबर, ये वाली डेट। और यहां से बैंक निफ्टी गिरा था पूरा का पूरा इस जगह, 12 साढ़े 12% का डिप आया था बैंक निफ्टी, और स्टॉक्स में आया था 40%, 40%, 50%, ऐसे स्टॉक्स में डिप आए थे। तो ये मैंने फिबोनाची के बेस पे निकाला था, और ये भी आप सीख सकते हैं, सिखा दिया जाएगा आपको भी, है ना। तो चलिए, यहां पर नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये नंबर आई होप सभी के पास अवेलेबल। दिस इज सीरीज एंड नंबर। अब यही सीरीज को मैं लॉजिक में डालू, जैसे मैं इसमें देखिए एक मूविंग एवरेज डालूंगा, तो एक मूविंग एवरेज इज वेरी क्लोज, है ना, बहुत कम वेट लेगा। मैंने 2 डाला तो थोड़ा और कम वेट लेगा, 3 डाला तो थोड़ा और कम वेट लेगा, 5 डाला तो थोड़ा ज्यादा वेट लेगा, 8 डाला उससे ज्यादा वेट लेगा, 13 डाला उससे ज्यादा वेट लेगा, 21 डाला उससे ज्यादा वेट लेगा, और 34 डाला उससे ज्यादा वेट। तो जितने ज्यादा मूविंग एवरेज की वैल्यू आप बढ़ाते रहेंगे इसमें से, तो याद रखिए, कभी भी लिखिए, अगर आपको कोई भी नंबर यूज करना है, आप मूविंग एवरेज में कोई भी नंबर यूज करना चाहते हैं, तो वो नंबर आपका इसके अंदर से होना चाहिए, इसके अंदर से होना चाहिए, इन नंबर में से। और जो नंबर आप अभी तक यूज कर रहे हैं 20 SM में, ये सब कोई भी नंबर यहां अवेलेबल नहीं है, राउंड नंबर नहीं है, यहां पर राउंड नंबर अवेलेबल नहीं होते। करेक्ट। अब जैसे ही मैं यहां पर जाऊंगा, अब आप देखिएगा, मैंने यहां पर लगाया एक सिंपल टेक्निक, मैंने यहां पर गया, मैंने सबसे पहला मूविंग एवरेज ले लिया 5। सो 5 इज अ फिबोनाची नंबर, 5 इज अ स्मॉल कैटेगरी फिबोनाची नंबर। मैंने एक 5 ईएमए लिया, नन में जाके, ये स्मूथिंग में जाके मैंने ईएमए सिलेक्ट कर लिया, ऐसा ईएमए। प्राइस को मैंने क्लोज रखा, प्राइस को मैंने क्लोज रखा, और इसमें लो ओपन हाई अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसमें पिवट पॉइंट की टेक्नोलॉजी भी ऐड हो सकती है। ठीक है, जो मैंने इसमें पहले से लगाए हुए हैं वो सब ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, बाय सिग्नल, एड सिग्नल, ये सब कुछ हो सकता है। मैंने क्लोज किया, मैंने यहां पर क्लोज ही लिया है। ऑफसेट मुझे नहीं छेड़ना है, लेंथ को आपने हमेशा 14 रखना है। तो दो चीजें चेंज होगी, पहला लेंथ, दूसरा यहां पर लेंथ स्मूथिंग की, है ना। तो इनपुट लेंथ में ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको चार्ट पर जाना है, स्टाइल में, स्टाइल में आप जाएंगे, जैसे आप स्टाइल में जाएंगे ना, आपको एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, इसको आप ना ईएमए बेस्ड मूविंग एवरेज को बंद कर दीजिए। आपको ये नहीं चाहिए, येलो वाला नहीं चाहिए, आपने इस ब्लू वाले को क्या करना है, ग्रीन करना है, और इसको आपने थोड़ा सा थिक करना है। इस लाइन को आप यहां से क्लिक करके थिक कर सकते हैं, ऐसे, है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनाना है, मुझे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 200 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट की हो, और या फिर मान लीजिए 100 200 पॉइंट की हो, छोटे टाइम फ्रेम में, है ना। अब मैंने ये 5 मूविंग एवरेज लगा लिया, अब मैं देखो, अब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड ढूंढ रहा हूं, अब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या वनडे का टाइम फ्रेम यूज करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये तो पोजिशनल टाइम फ्रेम है। I'll go 15 minute, 5 minute, 3 minute, 1 minute, 30 minute. These are some very small time frame. तो 5 minute पे if I'll go, if I'm choosing 5 minute of time frame over here,
दैट यू कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ प्राइजेस ओवर हियर विच इज वर्किंग लाइक दिस। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे तो एक कैंडल यहां पर बिल्कुल 5 ईएमए के ऊपर क्लोज कर रही है, कुछ कैंडल 5 ईएमए के नीचे क्लोज कर रही है, कुछ कैंडल यहां पर 5 ईएमए को बिल्कुल ऊपर से टच करके जा रही है, कुछ लोग बिल्कुल इससे दूर है ना। इसको मैं 3 मूविंग एवरेज पर ले आऊंगा तो ये नॉइज थोड़ी सी और अलग हो जाएगी। अब आप देखेंगे ये कैंडल बिल्कुल 5 ईएमए को टच नहीं कर रही है। इसके बाद ये कैंडल ऊपर जा रही है, फिर ये कैंडल सेम आ रही है, सेम प्राइस में 5 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, 5 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए अब आपके पास एक मूविंग एवरेज तो आ गया, सेकंड मूविंग एवरेज में आप जाएंगे। अब सेकंड मूविंग एवरेज की सेटिंग करेंगे। मैं सेकंड ईएमए पर गया, इनपुट में गया। अब इनपुट में मैं क्या डालूं, अब मैं यहां पर एक क्रॉस ओवर बनाना चाहता हूं। अब वो क्रॉस ओवर क्या हो सकता है, सपोज मैंने यहां पर बना दिया 200 का। 200 का लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे पास मुझे चाहिए सपोज एक क्रॉस ओवर जो कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो का पार्ट है ना। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो गोल्डन रेशो में आता है, पहली चीज कौन सा ऐसा नंबर है जो गोल्डन रेशो काउंट करता है। तो मैं यहां पर चला इस जगह पर फिबोनाची चीट शीट के अंदर मैं आऊंगा, और चीट शीट से पहले आपको मैं इसका फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, चीट शीट में नहीं, इसमें नहीं, ये फिबोनाची एक्सप्लेनेशन यहां पर अवेलेबल है। अब आपको अगर मान लीजिए एक ऐसा क्रॉस ओवर चाहिए, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत माइल्ड पॉइंट है ये। अगर आपको एक ऐसी पोजीशन चाहिए जो गोल्डन जोन को ब्रेक करके जा रही है, तो गोल्डन जोन कहां बनता है, किस नंबर पर बनता है, यह हमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मेरे पास अगर मुझे गोल्डन जोन का 61% ए, ये वाला 61% के बाहर ब्रेकआउट हो जाता है ना। अगर 61% नीचे की तरफ होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये क्या है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैल्यू है। तो ये कहां से बनती है, 21 डिवाइडेड बाई 34, है ना। तो इसके अंदर आई टेक नंबर फ्रॉम द 34 नंबर मैं यहां पर लूंगा, ठीक है। लेकिन 34 क्या मैं इंडिविजुअल लूंगा, क्या इंडिविजुअल 34 लूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक नंबर पिक करूंगा। मैंने ये 34 पिक किया, ठीक है, मैंने ये 34 पिक किया, और मैंने जो पिछला मूविंग एवरेज यूज किया है ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का मूविंग एवरेज यूज किया है ना मैंने, 5 डे मूविंग एवरेज, 5 कैंडल मूविंग एवरेज, ये वाला सेम इसी को इसमें ऐड कर दूंगा, जस्ट लाइक +5, है ना। तो अगर 34 +5 कर दिया जाए तो कितना आएगा, 39। तो आपने क्या करना है, 39 मूविंग एवरेज यहां पर ले लिया। तो मैंने दो नंबर ऐड कर दिए यहां पर, 34 + 5 जो मैं करंट में यूज कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर 13 ईएमए यूज कर रहा होता या 20 कर रहा होता तो क्या ऐड करते, 34 + 20, 54 ईएमए मैं यहां पर क्रॉस में डालता। लेकिन मेरे पास तो लॉजिक है ना 61% वाला, अपन ने उसमें ऐड करके 39 बना दिया। नीचे आइए, नन में ईएमए करिए। स्टैंडर्ड डिवीजन में कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन को इतना ही छोड़िए, है ना। स्टाइल में आइए, ईएमए को ऑफ करिए, इस ब्लू वाली लाइन को रेड कर दीजिए। एक का कलर रेड हो गया, एक का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, है ना। अब यहां पर दोनों मूविंग एवरेज हमारे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। अब इसका एक तरीका ये है, इसको कुछ ऐसे समझेंगे, देखिए इसको स्कैल्पिंग में यूज किया जाता है, टेक्निकली दिस इज द स्कैल्पिंग मेथड। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये प्राइस है, ये आज ही का प्राइस है, 5 मिनट 3 मिनट पर अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक बहुत सिंपल सा प्राइस है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पर कुछ क्रॉस ओवर हो रहे हैं, थोड़ी कलर लाइट कर देता है कैंडल का। अब आप सबको यहां पर कुछ क्रॉस ओवर नजर आ रहे होंगे सभी को। ये ग्रीन वाला, ये छोटा छतरी बड़े छतरी को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना। यही हो रहा है, एक छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काट रहा है। अब जब ये कटिंग कर रहा है इस जगह पर, ये कटिंग एरिया है ना आपका, ये क्रॉस ओवर जो है ना, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लॉजिक डाल देंगे। वो लॉजिक ये बनेगा
कि इफ 5 मूविंग एवरेज क्रॉसिंग 39 मूविंग एवरेज अप साइड टू डाउन साइड, upside to downside, create a sell signal. If 5 moving average crossing 39 moving average, bottom side to upside, then create a buy signal. करेक्ट। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने दोनों के लिए एक क्रॉस ओवर सिग्नल जनरेट कर दिया। जैसे जब जब ये प्राइस क्रॉस करेगा, जब जब ये प्राइस क्रॉस करेगा ना, ये अपना एक बाय और सेल सिग्नल यहां पर जनरेट कर देगा। अब यहां पर एक चीज आती है कि इस जगह पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बाय और सेल सिग्नल कहां मिला, तो अब मैं यहां पर आपको यह पता लग गया कि जब भी छोटा मूविंग एवरेज ऊपर से बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आता है, तो हम मार्केट में सेल कंडीशन यूज करते हैं, यानी हम पुट बाय करेंगे और मार्केट में उसको सेल करेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस नीचे से, अगर मूविंग एवरेज नीचे है, तो ये प्राइस अगर 39 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो इस कंडीशन में हम यहां पर बाय करें। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि क्रॉसओवर में क्या क्या काम होना है? जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो। ग्रेट पीपल, वेरी नाइस। जिग्नेश जी क्लियर? जिग्नेश जी क्लियर? क्लियर हुआ? परफेक्ट, है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब ये कैसे काम करेगा और कैसे इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। मैंने सेम कंडीशन को ना, ये वाली कंडीशन को मैंने पिक किया और मैंने यहां पर इस जगह पर आपके टूल में एक सेटअप डाला है। वी कॉल्ड इट रैपिड रावण, है ना। इस रैपिड रावण की थ्योरी थोड़ी अलग है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रैपिड रावण। ये रैपिड रावण मैंने इसका नाम क्यों रखा, एक मूवी में अगर सारे ही कैरेक्टर अच्छे होंगे तो क्या मूवी चलेगी? मूवी में कुछ बुरे कैरेक्टर कुछ अच्छे कैरेक्टर दोनों ने चाहिए ना। अगर मूवी में विलन नहीं होगा तो हीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, करेक्ट। तो रैपिड रावण एक थ्योरी पर है, बेसिकली रैपिड रावण का। देखो, हु वॉज द रावण? रावण इज वन ऑफ द महाज्ञानी पंडित, ऐसा जनरली हमें बताया गया है, पढ़ा भी है हम लोगों ने। एंड ही वॉज लाइक समथिंग वेरी ग्रैंड। अब जो सोचो कि उसको ऐसा बताया जाता है उनके बारे में, रावण के बारे में अगर आप कभी सुनेंगे तो रावण के ऊपर इतने सारे वो भी लिखे हुए हैं, शास्त्र भी हैं उनके। और ऐसा बताया जाता है कि वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो मतलब उन्होंने अपना सर तक काट दिया था भगवान को खुश करने के लिए, है ना। और जिस आदमी के पास सोने की लंका हो, है ना, अभी हमारे पास 100 ग्राम गोल्ड हो तो हम अपने आप को थोड़ा सा आदमी नहीं समझते आजकल, है ना। लेकिन अब आप सोचो जिसका घर ही सोने का है ना, वो आदमी क्या फील करता होगा, है ना। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, है ना। ऐसा बताया जाता है कि देखिए बुद्धि भ्रष्ट किसी की भी हो सकती है, ठीक है। वो भगवान का इतना बड़ा भक्त था लेकिन फिर भी उसके साथ इतनी ट्रबल हुई, ठीक है। लेकिन उसने क्यों हुई? क्योंकि उसने गलत माइंडसेट से चीजें अडॉप्ट की। अब आप मुझसे अगर ये ट्रेडिंग सीखें, आप मुझसे ये इन्वेस्टमेंट सीखें, और कल को आप ये बोलो कि सर मैं तो अपना टेलीग्राम चैनल चलाऊंगा, अब आपका इंटेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब कल आपको मार्केट में कोई भी पकड़ लेगा, कोई भी आपको नोटिस डाल देगा, आप क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाओगे, क्योंकि आपका इंटेंट गलत है, आपका इंटेंशन ही गलत है। लेकिन आपने ट्रेडिंग और ये टोटल एनालिसिस इसीलिए सीखी है ताकि आप लोगों को लॉसेस से बचा पाए। अब आपका इंटेंट अच्छा है तो एवरीबडी विल सपोर्ट यू। अब आपको लोग आगे से बोलेंगे सर कोई काम हो तो बताइएगा, है ना। आपको अगर मुझसे कोई काम हो ना, और मैं मेरी फील्ड में जहां भी एक्सपर्ट हूंगा, मैं आपका कोई ना कोई काम जरूर करूंगा। तो टेक्निकली आपका जो इंटेंट है ना, वो आपको ग्रोइंग मनी देगा। ग्रोइंग मनी मतलब वेल्थ दो तरह की होती है, दूसरे वाली में डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, ठीक है। पहली वाली वेल्थ ऐसी होती है जिसमें हमेशा आदमी हैप्पी रहता है, उसको जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, ही इज ऑलवेज हैप्पी। कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसको भगवान में विश्वास है, वो भगवान के नाम से चल रहा है, हमेशा नेचर को थैंक बोलता है और ग्रेटिट्यूड दिखाता है।
एक वर्ड लिखिएगा ग्रेटिट्यूड। नोट डाउन अ वर्ड, वी कॉल्ड इट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हमें कोई भी चीज किसी से मिलती है तो हम उसको हमेशा थैंक बोलते हैं, है ना? और उसको थैंक देने के बाद वो आदमी हमें वापस से उस चीज के लिए पूछता है। तो हमें जीवन में जो भी मिलता है ना, उसके लिए आप अपने नेचर को, भगवान को, सबको हमेशा थैंक यू बोलिए। और जैसे आप उसे थैंक यू बोलेंगे ना, यू विल गेट मल्टीप्लाई। जितना आपको इस बार मिला है अगली बार उसका डबल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके यहाँ एक गेस्ट आया। आपके यहाँ गेस्ट आता है, वो आपसे एक गिलास पानी मांगता है। आपने आपने उसको एक गिलास पानी दिया और उसने आपको थैंक यू बोला, है ना? तो आप सोचेंगे अरे यार कितना अच्छा आदमी है, इसका सिविक सेंस कितना अच्छा है। मैंने इसको पानी ऑफर किया तो इसने मुझे थैंक यू बोला। तो जैसे ही मैंने इसको थैंक यू बोला, तो अब आप आगे से क्या करोगे? आप उसे क्या पूछेंगे? भैया एक गिलास और लेंगे क्या? चाय बनवा दूं? चाय पी के जाइएगा। जनरली पूछते हैं ना, खाना खा के जाइए, कॉफी पी के जाइए। क्योंकि आपको उस आदमी से एक रिस्पॉन्स मिला है, उसका ग्रेटिट्यूड मिला है ना? तो ऐसा ही नेचर है, ऐसी ही ये पूरी यूनिवर्स है। जब हम साइंस पढ़ते हैं, और साइंस में भी अलग अलग तरह की साइंस पढ़ते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, तब आपको ये चीज पता लगेगी कि एक थैंक यू पूरे जीवन में क्या करवा सकता है। एक थैंक यू, सिर्फ एक थैंक यू पूरे जीवन को बदल देता है। तो आप अपने भगवान को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाइए, है ना? जो भी उन्होंने आपके लिए किया है, जस्ट गिव देम अ वेरी बिग थैंक। और उसके बाद देखिए आप, आपको मतलब सब चीजें मिलेंगी जो भी आप चाहते हो। तो यूनिवर्स ऐसे काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आदमी रोता रहेगा, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब वो आदमी जब रोता रहेगा ना, तो फिर उसके साथ और बुरा होगा, क्योंकि टेक्निकली वो ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहा है, वो उस चीज को और डीप कर रहा है ना? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये आउट ऑफ द टॉपिक था। रैपिड रावण मैंने क्यों रखा? क्योंकि रैपिड रावण का एक लॉजिक था। रैपिड रावण ने जब एक किडनैपिंग की, किडनैपिंग बेसिकली हरण, है ना? जब सीता माता हरण उसने किया, तो टेक्निकली वहां पर वो रुका नहीं। रुका नहीं मतलब थॉट क्या था? कि वो एकदम से जाएगा, एक ट्रैप बनाएगा, और जैसे ही सीता माता उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आएंगी, हिल कैप्चर हर और उनको लेके सीधा लंका। ऐसा थोड़ा ना हुआ कि भाई उसने पहले वहां बाघ पकड़ के रखा, फिर वेट करा कि भाई श्री राम जी की कोई सेना आएगी, उनकी कोई टीम आएगी, हनुमान जी आएंगे, मुझे पीटेंगे, लड़ाई करेंगे, उसके बाद इन्हें छुड़ा लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या थॉट रखा? क्विक अपना काम किया और वहां से सीधा गायब। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं स्कैल्पिंग। इस कंडीशन को वी कॉल्ड स्कैल्प। एक स्कैल्प क्या होता है? स्कैल्पिंग को, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप, कि कभी भी आप मार्केट में जैसे ही प्रॉफिट बना लें और आपके अकाउंट पे प्रॉफिट आ जाए, एकदम पोजीशन क्लोज करिए और भाग जाइए। अगर आप और ज्यादा देर रुक गए, तो मार्केट आपसे सारा पैसा ले लेगी। स्कैल्पर हमेशा क्या करता है कि जैसे ही वो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करता है, इमीडिएटली स्कैल्पिंग कर करके, स्कैल्पिंग कर करके वो अपना प्रॉफिट बुक करता है और निकल जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट 2000 पॉइंट जाए, 5000 पॉइंट जाए, उसको अपने 5 पॉइंट से मतलब है। करेक्ट? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्कैल्पिंग बोलते हैं। एंड वी मेड दिस सेटअप फॉर द स्कैल्पर्स टू। ये स्कैल्पिंग का भी एक अच्छा सेटअप है। तो थॉट प्रोसेस पता लग गया? जस्ट लाइक रावण। लेकिन रावण जैसा गलत काम नहीं करना है, ठीक है? उसकी स्ट्रैटेजी पर काम करना है, कि पैसे लिए, प्रॉफिट लिया और गायब। करेक्ट? दैट्स व्हाई आई सेड रैपिड रावण। रैपिडली चीजें हुए हैं, रैपिडली, अचानक से, सडनली एकदम काम होता है। अब आपने क्या करना है? रैपिड रावण को ऑन करना है। और रैपिड रावण को जैसे ही आप ऑन करेंगे, इसके साथ आपको ऑन करना है बाय और सेल से। दोनों सिग्नल को ऑन करिए, बाय और सेल। रैपिड रावण को ऑन करिए। यहां पर सेम चीज आपको नजर आएगी, 539 मूविंग एवरेज। ये 539 मूविंग एवरेज के ऊपर सीधा क्रॉस ओवर के बाद सेल सिग्नल, बाय सिग्नल आ रहे हैं। आगे बाय सेल सिग्नल। अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, कि ये बाय सेल सिग्नल जब आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है और कौन सी जगह पर आ रहा है? पहला एग्जांपल है, मैंने 61 के रेशो पर ये बनाया।
ये प्राइस का हाई है, ये प्राइस का लो है। जिस जगह पर बाय सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है उस जगह का गोल्डन रेशियो देख के बताइए। बताइए बाय सिग्नल एग्जैक्टली कहां जनरेट हो रहा है, और क्रॉस ओवर एग्जैक्टली कौन सी लाइन पर आ रहा है। ये जो क्रॉस ओवर है ये कौन सी लाइन पर आ रहा है। इन द चैट बॉक्स एवरीवन, दैट्स योर कॉल नाउ। अब मुझे आप बताइए, लाइए बताइए कहां पर आ रहा है। पता लगा लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं यार, जिनके पास ना तो बड़ा सिस्टम होगा, ठीक है। आप में से काफी लोगों के पास बड़े सिस्टम नहीं होंगे, किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा, किसी के पास कुछ चीज नहीं होगी, फैसिलिटी का अभाव रहता है ना। तो क्योंकि वो अभी हमें कोई सिखाता नहीं है तो हमें हमें पता है कि यार वो फैसिलिटी का अभाव कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर आपको मिल रही है इस जगह पर, कि अगर आपके पास ड्राइंग करने की जगह नहीं है ना, आप इस कंडीशन को यूज करके 539 को यूज करके फिबोनाची को ट्रेड कर सकते। यस यस यस, ये स्टॉक्स पर भी काम करता है, ये स्टॉक्स पर भी काम करता है, ये हर जगह काम करता है। इवन आप बोलो किसी की कुंडली में लगाना है तो कुंडली पर भी लगा देंगे। आप बस कुंडली लेके आओ। किसी की कुंडली पर भी लगाना है ना, वहां भी काम करेगा ये। ग्रेट। अब आपको यहां पर ये क्रॉस ओवर जहां दिख रहा है, दैट क्रॉस ओवर एरिया इज 0.618, एग्जैक्टली क्रॉस। ये क्रॉस लाइन है और ये 0.618 का एरिया। सिमिलरली आप जब दूसरा प्राइस देखेंगे, अब आप यहां से जाइए और आप इसको इधर से प्लॉट कर दीजिए पूरे वाले को। अब आपका जो सेकंड सिग्नल आ रहा है, अब अगर आप अपने सेकंड सिग्नल को देखेंगे, दैट इज ऑल्सो कमिंग बिटवीन द दैट इज ऑल्सो कमिंग बिटवीन द गोल्डन जोन। इसको चेक करिए, आ रहा है ये भी गोल्डन जोन के बीच में, और क्रॉस ओवर ऊपर बन रहा है ये रहा। अब क्रॉस ऊपर बन रहा है लेकिन सिग्नल यहां नहीं आया, इस कैंडल में आया, और ये कैंडल गोल्डन जोन के अंदर है। तो याद रखिएगा जब भी ये सिग्नल आ रहे होंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि आप गोल्डन जोन को ट्रेड कर रहे हो डायरेक्टली। दिस इज डायरेक्ट ट्रेड, ये आपके गोल्डन जोन के ऊपर सिग्नल पंच हो गया है। अगर मान लीजिए मैं रैपिड रावण को ऑफ कर दूं, तो अब आप देख लो। मैंने मूविंग एवरेज ऑफ कर दिया, सिर्फ बाय सेल सिग्नल ऑन किया है। अब आप देख लो कहां कहां पर सिग्नल आ रहे हैं। करेक्ट। अब सेम चीज को मैं इधर लेके जाता हूं, मैं सेम चीज को इधर लेके जाता हूं, इधर। अब आप चेक करिए कि ये जो बाय कैंडल आई है, ये बाय कैंडल कहां आई है। ये जो बाय कैंडल आई है, आइए गोल्डन जोन के अंदर। अगर एग्जैक्टली मैं इसको रिवर्स कर दूं ऐसा, तो आपको ये पता लग जाएगा वो 0.618 ही था जिसको ये क्रॉस करके जा रहा है, और यही इसने बाय सिग्नल दे दिया। करेक्ट। इसके बाद यहां पर ये जितने भी सिग्नल बन रहे हैं, ये सिग्नल भी आया, इसके पीछे भी एक क्रॉस ओवर था, यहां सिग्नल आया, ये भी क्रॉस ओवर था, ये सिग्नल आया, ये भी क्रॉस ओवर था। अब आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए सिग्नल प्लस मोमेंटम। सिग्नल प्लस मोमेंटम इज इक्वल टू राइट ट्रेड। राइट मतलब करेक्ट ट्रेड। यानी एक सिग्नल में अगर मोमेंटम नहीं है और वो सिग्नल आ गया, तो हम उस सिग्नल को ट्रेड नहीं करेंगे। भाई एक ट्रेड में मोमेंटम नहीं है तो उस ट्रेड को हम करेंगे नहीं। अब मोमेंटम देखने की एक अलग तरीका है, वो एक अलग कैटेगरी है।
वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उस कैटेगरी को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता लग गया कि भैया ये आपका जो पूरा बाय सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये कैसे जनरेट हो रहा है। आपके पास ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो है, तो ये वाला बाय सिग्नल भी यहां पर आया, ऐसा ये देखिए। और ये गोल्डन जोन को ब्रेक करके आ रहा है, ये देखिए 0.618 के ऊपर जैसे क्लोज हुई है कैंडल, आपका बाय सिग्नल आया और आज ये बाय सिग्नल से ही ट्रेड गया है। तो आज का ये जो मोमेंटम आया है ना, ये भी आपके टूल में अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा नहीं था, तो हमें इसका आइडिया ज्यादा नहीं हुआ, है ना। लेकिन हम इसे यूज कर सकते कैसे, चलिए। इसके अंदर एक सिंपल टेक्निक ये होती है कि जब भी मैं किसी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूं, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल टाइम फ्रेम है 3 मिनट, तो लिखिए इसको पहले देखेंगे कि सिग्नल्स में क्रॉस ओवर कहां कहां बनता है। इसका जो लॉजिक है ना, वो सिर्फ क्रॉस ओवर है। तो अब आपने सबसे पहले 1 मिनट पर चेक करना है। अब आप 1 मिनट पर चेक करिए, ये 1 मिनट है। अगर 1 मिनट में आप देखेंगे तो वहां पर भी वो सिग्नल आया था। ठीक है, उससे पहले ये वाला सिग्नल भी आया था 1 मिनट पे, उससे पहले दो सिग्नल ये आ गए। 1 मिनट पर ही ये सारे सिग्नल्स यहां पर दिख रहे हैं। तो 1 मिनट पर बेसिकली ज्यादा सिग्नल्स आपको जनरेट हो। अब जैसे आप इस जगह पर देखो, ये आप कैसे फंस सकते हो। यहां पर एक कैंडल में अगर आप इस जगह पर देखेंगे, तो इस कैंडल में एक क्रॉस ओवर यहां पर है और एक क्रॉस ओवर यहां पर है। तो अगल बगल में क्रॉस ओवर है, मतलब एक ही कैंडल में, सिर्फ 1 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट की ये कैंडल है, 1 मिनट की ये कैंडल है, 1 मिनट में क्रॉस ओवर नीचे दे दिया, दूसरी ने ऊपर दे दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉइज। लिखिए, इसको हम बोलते हैं नॉइज। नॉइज का मतलब बोले तो क्लटर, बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादा क्रॉस ओवर होगी, तो ये तरह की ट्रेड में हमें लॉस हो सकता है। अब कोई आदमी कहे सर ये तो लेगिंग है, अब कोई आदमी कहे कि ये लेगिंग है, तो लेगिंग एक्चुअल में नॉलेज है, ये मोमेंटम के बाहर का ट्रेड है। तो जब मोमेंटम के बाहर का ट्रेड है तो मैं क्यों करूंगा, फिर तो मेरे काम का नहीं है ना। तो आज के बाद कभी भी आपको कोई आदमी अगर ये कहे कि मूविंग एवरेज लेग करता है, तो आप ना उसको अपने बगल में बैठाना, एक अच्छी सी चाय पिलाना, ठीक है, फिर उसको लॉजिक समझाना कि जब भी मूविंग एवरेज को यूज करते हैं तो उसको लॉजिक में लेके जाते हैं, फिर उस लॉजिक को ट्रेड करते हैं, ना कि मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हैं। फिर चाय के पैसे भी उसी से दिलवाना, ठीक है। चाय का बिल खुद मत भरना, क्योंकि अब आपने उसे एडवाइस कर दिया है ना, तो वो चाय उसकी साइड से बनती है। करेक्ट। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, 3 मिनट पे जाना है। अब आप 3 मिनट पर गए, तो सिग्नल थोड़े से कम हो गए, नॉइस थोड़ी कम हो गई है। जहां भी कोई सिग्नल आ रहा है इसका मतलब वहां कोई क्रॉस ओवर हुआ है। अब वो क्रॉस ओवर सक्सेसफुल है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। उसके लिए हम मोमेंटम की हेल्प लेते हैं। मोमेंटम इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि प्राइस में अगर मोमेंटम ऐड नहीं हुआ ना, और मोमेंटम वैल्यू नहीं पता लगेगी, तो समझिए सारा काम बेकार हो जाएगा। करेक्ट। ये कुछ ऐसा है कि आपकी एक कार है, आपकी कार आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आपकी कार का जो स्पीडोमीटर है वो नहीं चल रहा, तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी प्राइस स्पीड पर रन कर रही है हाईवे पर। आप गाड़ी चला रहे हो 200 की स्पीड में, और आप बिना मीटर के, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो 100 भी नहीं चल रही होगी, और गाड़ी तो 100 200 पे 200 क्रॉस कर गई है ना। और थोड़ी देर में आप आगे जाओगे, आपका चालान कट जाएगा। तो क्या बेनिफिट हुआ मीटर होने का, मीटर आपको मोमेंटम ऑफ द कार बता रहा है, मोमेंटम ऑफ द रनिंग बता रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जैसी गाड़ी 100 के ऊपर जाने लगी, आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया और आप स्मूथली निकल गए, क्योंकि अब आपको पता है कि 120 के ऊपर चालान हो जाएगा। यही काम का अगर मैं इसके साथ एक ऐसा मीटर लगा दूं, ऐसा मीटर जो ये बताए कि ये मोमेंटम बिल्कुल सही है, ये मोमेंटम स्पीड बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और हम गलत ट्रेड से बच जाएंगे। करेक्ट। तो चलिए, सिग्नल्स के साथ एक और चीज आती है विच इज मोमेंटम। तो अब इसमें पहले एंट्री समझ लीजिए, एंट्री इज वेरी बेसिक, विदाउट मोमेंटम और मोमेंटम के साथ एंट्री समझिए।
पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी कैंडल पर आपको बाय सिग्नल मिले, तो उस बाय सिग्नल वाली कैंडल पे आपने क्या करना है, जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ आज, ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ इधर, ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ इधर, ये क्रॉस ओवर हुआ इधर, ये क्रॉस ओवर हुआ इधर, इसमें आपको स्कैल्प कैसे लेना है, देखिए स्कैल्प को समझिए। यहां से शुरू करते हैं आज 3 मिनट से। मैं 3 मिनट पर गया, मैंने क्रॉस ओवर देखा, प्राइस में मुझे यहां पर एक अच्छा सा बाय सिग्नल मिला। मैंने सिर्फ कितना किया, ये बाय सिग्नल को क्लिक किया, और सॉरी फिबोनाची को क्लिक किया, बाय सिग्नल वाली कैंडल का हाई और लो मार्क किया, और आइडिया या फिर एवरेज से, एक आइडिया या एवरेज से जो डिसाइड किया था पहले स्विंग ट्रेड के अंदर, एक नंबर याद है सबको? जस्ट गिव मी थम्स अप अगर आपको आपका नंबर याद है जिस पर आपने कसम खाई है कि मैं इस नंबर पर ही एंट्री लूंगा। याद रखिएगा, कसम नहीं टूटनी चाहिए, है ना? नहीं। मैं बचपन में जब भी कोई कुछ थोड़ा बहुत गलत काम कर देता तो मेरी छोटी जो सिस्टर थी, वो बोलती थी खा माँ कसम। ऐसे बोलती थी, खा माँ कसम कि तूने ये काम नहीं किया। बहुत ज्यादा छोटी नहीं है मुझसे, 3-4 साल छोटी है ना? तो ऐसे कोई भी गड़बड़ करती तो माँ कसम खा के बताओ एक बार। नहीं तो आपने स्कूल में बचपन में ही किया होगा। तो आते हैं इधर। चलिए, अब हमें क्या देखना है, हमें अपना नंबर चेक करना है। अगर मैं 50% वाला था तो मैं 50% पर जाऊंगा, अगर मैं 61% वाला था तो मैं 61% पर जाऊंगा। मैंने यहाँ 60 पर लगा दिया है, फिलहाल के लिए मैंने 50% की जगह 60 लिया है। अगर मैं चाहूं तो इसको भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन ये किसी और टाइम फ्रेम पर सिग्नल दे रही होगी तो उस पर ये 50% ट्रिगर कर रही होगी। मैंने फिलहाल 61 लिखे। 3 मिनट पर जब एंट्री करते हैं, कभी भी हम 3 मिनट पर एंट्री करते हैं, 3 मिनट पर एंट्री करने के बाद हमें जो लेवल लेना होता है 0.61% लेना होता है। किसी भी कैंडल पर 61% डिस्काउंट टोटल, 61% एरिया पर हम लेते हैं। जो भी कैंडल का 61% होगा ना, वही हमारा एंट्री एरिया बनेगा। स्टॉप लॉस कहां बनेगा? स्टॉप लॉस अभी मैं आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस सिखाऊंगा, तो फिलहाल के लिए एक टेंटेटिव स्टॉप लॉस सीख लीजिए। ये जो बाय सिग्नल है ना, ये बाय सिग्नल जो आपको दिख रहा है ना, इस बाय सिग्नल की जो बॉटम लाइन है, ये जहां से ये शुरू हो रहा है, ये ग्रीन कलर का लेवल जहां से शुरू हो रहा है, इसी लेवल के जस्ट नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस फिलहाल रखना है, जब तक आप टेक्निकल स्टॉप लॉस नहीं सीख जाते। और टारगेट क्या रखना है? यहां से 30 पॉइंट, ये जो भी आपका बाय सिग्नल तक का स्टॉप लॉस आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 आप इसका टारगेट रख सकते हैं पहला। मल्टीप्लाई बाय 3 आप इसका टारगेट रख सकते हैं पहला। और या फिर 1:2 का आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये पहला एक यूज केस है। सेकंड वाले में अगर आप यहां पर जाएंगे, तो सेकंड वाले में आपकी जो एंट्री है वो छूट गई है। सेकंड वाले में आपकी जो एंट्री है वो छूट गई है, लेकिन उसके बाद वो ट्रेड चली भी नहीं है। अगर एंट्री छूट गई है तो ट्रेड भी चली नहीं है, ट्रेड साइडवेज हो गई है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपकी एंट्री छूट जाती है, तो वो ट्रेड चलेगी नहीं, या फिर छूट गई तो छूट गई, फिर उसमें ज्यादा फोमो नहीं करना, है ना? तो यहां पर ये ट्रेड इनवैलिड है, क्योंकि इस ट्रेड में यहां पर एंट्री नहीं हो रही है। ऐसा एक यूज केस है आपके लिए। तीसरी कैंडल में अगर आप जाएंगे, तो तीसरी कैंडल में आपने यहां पर जैसे ही इस जगह पर आपने इस कैंडल पर आपको एक सिग्नल मिला, जैसे इस कैंडल पर आपको सिग्नल मिला, आपने इसका 50-60% एरिया ले लिया होगा, वट एवर इट वॉज। ठीक है, आपने यहां पर एंट्री बनाई, आपका ये स्टॉप लॉस था। एग्जैक्टली आपको इसका 1:1 के आसपास यहां पर ये ट्रेड मिल रहा है। स्कैल्प है ना, स्कैल्प है। अगर 26 पॉइंट का आपको यहां पर स्टॉप लॉस है, तो 26-27 पॉइंट का आपको टारगेट भी मिल रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम में कुछ कुछ ट्रेड ऐसी भी जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर आप चेक करेंगे इस जगह पर, अब जैसे आपने यहां पर चेक किया, ये आपका सेल सिग्नल है। आपने एग्जैक्टली 50% 60% पे एंट्री लगाई होगी। आपका स्टॉप लॉस छोटा सा ये रहा होगा, और इतना ही आपका टारगेट मिल जाए, या 1:2 का टारगेट आपको मिल जाए। तो ये 1:1 का स्कैल्प यहां भी हो गया। तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट छोटी साइडवेज भी होती है,
तो हमारे स्कैल्प में जितने पॉइंट चाहिए होते हैं टेक्निकली वो हमें मिल जाते हैं। ये जैसे एक बाय सिग्नल है, अब इस बाय सिग्नल को अगर मैं एंटर करूं तो सेम बाय बाय सिग्नल पे मुझे एंट्री मिल रही है एग्जैक्ट लेवल पर, लॉन्ग पोजीशन। इसको यहां से मैंने एंटर कर दिया। ये 61% है एग्जैक्टली, ये इस कैंडल का 61% है, अगर मैं फिब लगाऊंगा तो भी। ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री है। प्राइस में जैसे ही आपको 1:1 1:2 मिला, जस्ट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, ये आपका 97 पॉइंट के आसपास देके गया है। ठीक है, आपको यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, स्कैल्प मार के निकल जाए। इसके बाद यहां पर एक और कैंडल आपको मिल रही है, और इस कैंडल में भी हमें प्रॉपर एंट्री मिल रही है इस जगह पर। ये 61% है, और ये 2 बार रीटेस्ट करके प्राइस जा रहा है, और ये आपको आपका स्टॉप लॉस मिला। ये ऊपर की तरफ, सॉरी, ये है स्टॉप लॉस। और ये मिल रहा है आपको आपका 1:1 का एक आराम से टारगेट यहां पर। ठीक है, ये 1:1 से भी ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसमें ट्रेड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलती है, इसमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड चलती है। आप 5 मिनट पे जाके इसको एंटर करेंगे तो शायद आपको 150 से 200 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इसको 15 मिनट पे जाके करते हैं तो हो सकता है आपको 500 पॉइंट मिल जाए। अगर आप इसे 30 मिनट पर करते हैं तो शायद हो सकता है 1000 पॉइंट भी मिल जाए, क्योंकि ये सब लॉजिक बेस्ड चल रहा है ना। तो यहां पर सेम चीज अगर आप इस जगह पर भी चेक करेंगे, सपोज दिस इज द बाय बाय कैंडल ओवर हियर, और इस बाय कैंडल पर आपने इधर कहीं एंटर किया, 50% 60% पर आपने एंटर किया, और ये आपका स्टॉप लॉस है। तो प्राइस इसके बाद यहां से ऊपर जाता है और यहां तक आपको 1:1 की ट्रेड दे देता है ऑलमोस्ट। ये चीज आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, करेक्ट। तो क्या सबको ये पता लग गया कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें कितने परसेंट पर एंट्री लेनी चाहिए, और हमारे बेसिक टारगेट क्या होते हैं? 1:1, 1:2। अब यही चीज को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाएं, सो दैट यू विल बी एबल टू सी कि आपको जो ट्रेड मिल रहा है उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे हो रही है। जैसे अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका सपोज आज ही का ट्रेड है। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल को देखूं तो 5 मिनट की कैंडल के बाद प्राइस रिट्रेस करके नीचे नहीं आया, ऊपर ही चला गया। अगर आप इसके बगल में कैंडल देखेंगे तो तीसरी कैंडल में जाके प्राइस कहीं नीचे आया है। अगर ये मैं बिल्कुल सही नाप सकता हूं तो मैं इसको हाई और लो लगा के अपनी एंट्री का एरिया मार्क करके रखूं। ये लीजिए, तो लिखिए 5 मिनट पे 50%। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है तो उसके अंदर आप 50% के आसपास कहीं एंटर होने की कोशिश करते हैं, है ना। और आपका स्टॉप लॉस सेम उसी तरीके से रहता है। ये सिग्नल का जो नीचे का एरिया है, ग्रीन एरिया जहां से शुरू हो रहा है वो, और आपका टारगेट होता है सीधा 1:1 1:2। करेक्ट। तो ये आपका 5 मिनट का स्कैल्प हो गया। अब इसके साथ क्या किया जा सकता है? इसके साथ एक चीज की जा सकती है कि मैं स्कैल्प को थोड़ा सा बड़े लेवल पर ट्रेड करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू डू स्कैल्पिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग रन। अब मैं इसे कब तक होल्ड कर सकता हूं? मैं इसे कब तक होल्ड कर सकता हूं? अनटिल अनलेस मेरा रैपिड रावण में ऑन करूं, और ये 39 EM में जो है, ये 39 EM में जो है ना, जब तक प्राइस वापस से इसको टच नहीं करते या इसके नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक मैं मेरी ट्रेड को होल्ड कर सकता, जस्ट लाइक ओवर हियर। तो ये क्या काम कर रहा है आपका? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपने यहां एंट्री बनाई है तो यहां आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपने यहां एंट्री बनाई है तो यहां आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपने यहां एंट्री बनाई है तो यहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये बेसिकली, अब देखो आप इसको, अगर आपने यहां एंट्री बनाई, इस जगह आप देखना, मैं ये 3 मिनट पर ही हूं। इसकी जब ट्रेंड की एंट्रीज आती है ना, और जब ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट में रोकने से भी ये नहीं रुकेगा। अब आप ध्यान से देखिए, सेम ट्रेड को आपने यहां पर लिखा, ये सेम ट्रेड है। लॉजिक में कोई भी चेंज नहीं है, लॉजिक नहीं बदला जाएगा, लॉजिक कभी नहीं बदल सकते। ये लीजिए, ये आपके पास यहां पर एक सेल सिग्नल है, एक बाय सिग्नल है, एक सेल सिग्नल। मैं इस सेल सिग्नल में गया, मैंने इस सेल सिग्नल पे एंट्री ली,
और एंट्री लेने के बाद मैंने यहां पर क्या किया, इसको समझिए। ये मैंने एंट्री ली इस जगह पर, ये एंट्री ली मैंने 50-60% वट एवर, यहां पर मैंने एंट्री ली। स्टॉप लॉस मैंने जस्ट इसके ऊपर का रखा। ठीक है, मैंने यहां इसके ऊपर का रखा। याद रखिएगा ये टेम्परेरी स्टॉप लॉस है, लिखिए जहां पर सेल सिग्नल आ रहा है दैट इज टेम्परेरी स्टॉप लॉस, दिस इज नॉट रियल टाइम स्टॉप लॉस। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक टेक्निक सिखा रहा हूं। अब आपने यहां पर एंटर कर दिया, यहां आपका स्टॉप लॉस है। अब आपने क्या करना है, आपकी ट्रेड एंटर हो गई है, अब आपको ना वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, जब तक ये जो रेड वाला प्राइस है ना, ये रेड वाला जो प्राइस है आपकी, ये जो कैंडल है, जब तक इस कैंडल के ऊपर एक सक्सेसफुल कैंडल क्लोज ना हो जाए या फिर कोई एक क्रॉसओवर ना मिल जाए। ऐसा लिख लीजिए कि जब तक कोई क्रॉसओवर वापस से यहां ना आ जाए तब तक आप इस ट्रेड को होल्ड करिए। जैसे आप यहां देखिए, इस जगह पर प्राइस में कैंडल ऊपर की तरफ आई, वापस नीचे आ गई, ऊपर की तरफ आई लेकिन वापस से नीचे आ गई। लेकिन यहां पर ये जो ईएमए है ना, इसका क्रॉसओवर नहीं हुआ। देख पा रहे हैं आप, ये नोटिस कर पा रहे हैं कि लॉजिक क्रॉसओवर नहीं हुआ। सिर्फ कैंडल ऊपर गई और नीचे आ गई, लॉजिक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो लॉजिक क्रॉसओवर नहीं हो रहा है तो तब तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड करिए विदाउट एनी फियर। और कब तक होल्ड करिए, जब तक ये प्राइस 39 मूविंग एवरेज के ऊपर एक लॉजिक क्रॉस ना दे दे। जैसी पहली कैंडल क्रॉस के साथ यहां पर आएगी ना, आप अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। और आप चेक करिए कि इसी ट्रेड को अगर आपने 39 मूविंग एवरेज यानी रेड वाले मूविंग एवरेज के साथ होल्ड किया तो ये ट्रेड कितनी बड़ी हो सकती है, चेक करते रहिए। यहां जाके ये ट्रेड क्रॉस हुई है और ये पूरी ट्रेड में यहां से लेके यहां तक इसको चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 346 पॉइंट, 346 पॉइंट है निफ्टी में। कहा है 346 पॉइंट निफ्टी के, दम निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अब आप देख लो, और टोटल कितने कैप्चर होते हैं आपके, यहां तक कैप्चर होते हैं आपके। ये क्रॉसओवर यहां आ गया है इस कैंडल पर, 209 पॉइंट आपके क्रॉस में आ जाते हैं, 209 पॉइंट। करेक्ट, इसको बैंक निफ्टी पर लेके जाइए, सेम चीज मल्टीपल टाइम यहां भी हुई है। ये लीजिए, अब इसको मैं, ये देखो, ये रहा बैंक निफ्टी में कितना बड़ा ट्रेड है इसका बताऊं मैं आपको। ये देखो, बैंक निफ्टी का ये इतना बड़ा ट्रेड पिछले वीक का था। अब आप 1470 पॉइंट है टोटल। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक 3 मिनट के सिग्नल से जो ट्रेड आई है और उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो ट्रेड चली है, 1400 पॉइंट का ट्रेड है। कितने लोग 1400 पॉइंट की ट्रेड को समझ पाएंगे। अब आप इसे 5 मिनट पर ले जाइए, आप इसे 15 मिनट पर ले जाइए, ये सब जगह सेम लॉजिक पर काम कर रहा होगा। यानी ये 15 मिनट की रिट्रेसमेंट जहां आती है वहां सिग्नल दे देगा, ठीक है, जहां 30 मिनट की रिट्रेसमेंट आती है वहां सिग्नल दे देगा। अब ये देखो, 15 मिनट पर भी सिग्नल आया, 5 मिनट पर भी आया, और 15 मिनट पे भी आया, और 30 मिनट पर भी आया। तो आप लिखिए आपको जो मेजर सिग्नल ट्रेड करने हैं। देखो 30 मिनट पर भी आया है, ये देखो 30 मिनट पर भी आया। तो लिखिए आपको जो मेजर सिग्नल ट्रेड करने हैं, आपको जो मेजर सिग्नल ट्रेड करने हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और मैक्सिमम 30 मिनट। मैक्सिमम 30 मिनट, मैक्सिमम आपके लिए 30 मिनट में तो आप आधा मार्केट ट्रेड कर दोगे, अगर आपको एक सही लॉजिक और सही सिग्नल आ गया, और जो कि मोमेंटम के साथ आ गया, ऐसे वाला, ऐसे वाला। ये देखो, ये एक सिग्नल यहां से यहां तक जो दे रहा है ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट दे रहा है। दूसरे वाला सिग्नल जो यहां से दे रहा है वो लगभग लगभग 2000 पॉइंट दे रहा है। और उसके बाद ये छोटे छोटे सिग्नल्स हैं, छोटे छोटे स्कैल्प्स हैं, और ये सारे स्कैल्प यहां हो रहे हैं। ये भी एक रीसेंट ट्रेड है जो हुआ है। आज के बाद आपको ये तो पता लग गया कि लॉजिक पे कैसे क्रिएट की जाती है मार्केट।
अच्छा, अब एक नया लॉजिक सीखिए। अब मैं आपको सिखाता हूं एक सुपर लॉजिक। लिखिए लॉजिक मॉडिफिकेशन। लॉजिक मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अपना नाम लिखिए उसके आगे। योर सेल्फ में अपना नाम लिखिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग। करेक्ट। प्रशांत जी के अकॉर्डिंग, रजनीश जी के अकॉर्डिंग, करेक्ट, आकाश जी के अकॉर्डिंग। एक ऐसा मॉडिफिकेशन जो हमें करने का है एवरी टाइम। करेक्ट। चलिए, तो मैंने सपोज एक चैलेंज बना लिया। मैं ये बोल रहा हूं कि यार मुझे ना ये थोड़ा डिले लग रहा है। मैं आई डोंट वांट टू एंटर ओवर हियर, मैं यहां एंटर नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट दिस बाय और सेल सिग्नल एट दिस लेवल। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो 5 मूविंग एवरेज है, जैसे ही प्राइस एक मूविंग एवरेज, जैसे मैंने 5 लिया, मैं यहां पर इसको कर देता हूं 13। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा एक्सटेंड करके। देखो कैसे करना है। आप अपने चार्ट को इधर ले लीजिए, अपने 5 मिनट 3 मिनट के चार्ट को ले लीजिए, वट एवर इट इज, जो भी आपका 3 मिनट 5 मिनट है। इसको आप लेके आइए, एक मूविंग एवरेज प्लॉट करिए, 5 मूविंग एवरेज। अब उस 5 मूविंग एवरेज की ना वैल्यू को बढ़ाना शुरू करिए। ये मैंने 13 डाल दिया। ये मैंने 13 डाल दिया, 13। ये मैंने 13 क्यों डाला? अब आप यहां देखोगे कि प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा है और 13 EMA के नीचे है। जैसे प्राइस 13 EMA के ऊपर गया, प्राइस ऊपर निकल गया, नीचे गया, नीचे निकल गया, ऊपर गया, नीचे। इसको बोलते हैं सिंगल बैंड स्ट्रैटेजी। ये सिंगल बैंड पर डिपेंड करती है। इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। इसमें क्या किया जाता है, मैं यहां पर एक एरिया ढूंढ रहा हूं। मुझे ये लगता है कि जब भी प्राइस में यहां से ये प्राइस ऊपर से नीचे जाए, अब देखो ये एक स्विंग है। हम सबको ये पता है ना कि ये स्विंग है, यहां से यहां तक का। अब आप यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगाइए, ऐसा। और इस फिबोनाची को आपने क्या किया, आप ये बोल रहे हो कि जैसे प्राइस ना 23% को क्रॉस करे, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है और जैसे 23% को क्रॉस करे, तो मुझे पता लग जाए, मतलब मेरे लिए एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाए। तो आप क्या करोगे, अपने मूविंग एवरेजेस को इस 23 के पास एडजस्ट कर दो, लाइक दिस। करेक्ट। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर और समझता है, एक अच्छी जगह समझाता हूं आपको मैं, और जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। ये एक प्राइस है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग आई है, ये एक स्विंग आई है, ये एक स्विंग लो है, उसके बाद ये एक स्विंग आई है। ये हमारे पास 4 पॉइंट है। ठीक है। मैं 4 पॉइंट में पहली चीज क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर 0 to 1 इस स्विंग पर लगा लिया। और मैं अब ये बोल रहा हूं कि जब प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट के लिए आए, तो मुझे यहां पर ये सिग्नल चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट किया और मूविंग एवरेज को प्लॉट करके इसको एडजस्ट कर दिया। बन गया एक और लॉजिक कि जब भी प्राइस 16 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे ब्रीच करेगा, तो ये 23% के पास होगा और यहां पर मुझे रिट्रेसमेंट की एंट्री इस जगह तक मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे आ रहा है। कौन सा मूविंग एवरेज बता रहा है इस कंडीशन में आपको? 16 मूविंग एवरेज। अगर यही प्राइस 16 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और जैसे ही ये यहां से क्रॉस करे, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस रिट्रेसमेंट में जाए। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर एक नंबर पर जो भी आपको लग रहा है, आपको जो भी लग रहा है उस हर एक नंबर पर हम एक स्विंग या एक मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये एक ऐसी टेक्निक है। देखो, प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, जब इसके नीचे आया तो बेरिश हो गया। तो आप यहां पर अपने मूविंग एवरेजेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
जैसे 16 का कोई मूविंग एवरेज नहीं होता। मूविंग एवरेज होगा या तो 13 का, या तो 13 का होगा क्योंकि 13 फिबोनाची नंबर है, 8 का होगा, या 5 का होगा, या फिर 21 का होगा। 21, तो 21 आता है वो फिफ्थ से आता है, देखिए ये रहा 21। तो दैट पीपल wants टू नो दैट प्राइस इज गोइंग टुवर्ड द रिट्रेसमेंट, तो वेयर वी कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स। इसको और बढ़ा देंगे तो आपके लेवल और चेंज हो जाएंगे। जितने मर्जी कर लीजिए जो भी आपको लग रहा है, बस ये पता होना चाहिए कि किस नंबर को ट्रेड करना है। जैसे एक आदमी मुझसे अगर पूछे कि मैं चाहता हूं 1.141 को एक लॉजिक में डाल, कितने लोग डालना चाहते हैं, यस और नो, जस्ट गिव मी थम्स अप। अगर आप 1.141 को लॉजिक में डालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। इसमें थोड़ी टेक्निक लगेगी आपको, कुछ नहीं करना है। बस इस मूविंग एवरेज को यहां तक पहुंचा दो, इस मूविंग एवरेज को यहां तक पहुंचा दो, अपने आप ये कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। 200 डाला मैंने, ये देखो, है 365, 500, 600। अच्छा 600 तक वैल्यू नहीं जाती, ठीक है, लिखिए लास्ट वैल्यू 365। ये लीजिए, तो 700 का जो मूविंग एवरेज है वो एग्जैक्टली 1.141 पर आ रहा है। जब तक प्राइस आपको 700 के मूविंग एवरेज के नीचे मिले, तो यू ऑलवेज हैव टू ट्रेड फॉर द बेयरिश साइड। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मैंने एग्जांपल बनाया है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ओनली। तो हाउ टू कनेक्ट योर पॉइंट विद द नंबर, तो आप उसे एक्सटेंड करके जाते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बट जब तक मैं इसके पास सेकंड लॉजिक नहीं डालूंगा, आप इसके रिट्रेसमेंट को नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जब तक मैं इसमें एक सेकंड नंबर का इनपुट नहीं डालूंगा आप 1.141 को ट्रेड नहीं कर पाएंगे विद द EM, क्योंकि दिस इज द नेक्स्ट चैलेंज। करेक्ट। चलिए अब लिखिए। तो ये सबको क्लियर हुआ बाय सेल कैसे जनरेट होते हैं? क्या आपने पहली बार देखा ये कि हाउ टू जनरेट बाय एंड सेल सिग्नल? कितने लोगों ने पहली बार ये लॉजिक सीखा है कि एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है दैट इज द मूविंग एवरेजेस, है ना? अभी तक तो हम कुछ भी कर रहे हैं, है ना? है ना, मूविंग एवरेज लेग करते हैं, अरे सर कोई और इंडिकेटर बताइए। अरे भाई इंडिकेटर कोई नहीं है, मैं तो बोलो कि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग बना दूंगा, ठीक है। सारे नक्षत्र ग्रह उसी के अंदर दिख जाएंगे। इवन मैंने बनाया हुआ भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बनाया हुआ भी है, ये रहा। इसको देखिए, इसको, ये एक टाइम मशीन करके ट्रेड है, ये सारा प्लानिटरी सिस्टम पर चलता है, ये देखिए, सन, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एटसेट्रा, ये देखिए, वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून एटसेट्रा। तो पूरा प्लानिटरी सिस्टम है इस ट्रेड के अंदर, है ना? तो ये तो कुंडली के हिसाब से भी बन जाएगा। चलिए अब आगे चलेंगे और सिंपल सी एक टेक्निक और सीखेंगे। अब हमें सीखना है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की स्टडी क्या है और उसका इंस्पिरेशन क्या है? सुदर्शन चक्र इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। इट विल गिव यू थ्री थिंग्स। फर्स्ट मोमेंटम, दूसरा स्टॉप लॉस, एंड तीसरा डायरेक्शन। जैसे इसका इंस्पिरेशन क्या था, इसका इंस्पिरेशन जो मैं मुझे जो लगा, मैंने जिसको समझा और किया, ठीक है। मैं क्योंकि जब भी बड़ा महाभारत और रामायण में ये सब चीजें, जब सीरियल्स कभी मैंने देखे या जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें काफी सारे बड़े अच्छे VFX होते हैं, है ना? तो जब महाभारत हम देखते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु अपना
सुदर्शन चक्र यूज करते हैं। अब मैं ये नहीं देखता कि वो सुदर्शन चक्र उन्होंने क्यों यूज किया, मैं ये देखता हूं कि सुदर्शन चक्र को जो काम दिया गया था क्या ये कंप्लीट करके आता है नहीं आता है। तो पहले उसमें ये था कि सुदर्शन चक्र जब भी जाएगा तो वो एक मोमेंटम के साथ जाएगा, मतलब उसका स्पीड ना फिक्स है, वो जाएगा और सीधा अपना काम करेगा, यानी उसका टारगेट भी फिक्स है। उसका मोमेंटम और टारगेट दोनों फिक्स है, उसको नहीं बदला जा सकता, है ना। और तीसरी चीज है अपनी खुद की सेफ्टी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई वो सुदर्शन चक्र इधर से उन्होंने छोड़ा और किसी ने उसको पकड़ा और वापस से भगवान श्री कृष्ण की तरफ डाल दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा हमने कभी माइथोलॉजी में नहीं पढ़ा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कौन सी चीज क्या टारगेट कंप्लीट कर रही है, अपनी सेफ्टी कहाँ है। ये तीनों चीजें आती हैं पूरे के पूरे ऑसिलेटर पार्ट में। तो लिखिए अब नेक्स्ट चैप्टर, ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर में मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाऊंगा सिखाऊंगा। सो दैट ऑसिलेटर, ऑसिलेटर। तो आप गूगल पे अगर ऑसिलेटर डालेंगे यहां पर, जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप ऑसिलेटर। आप जैसे यहां पर लिखेंगे ना ऑसिलेटर, तो आपको ऑसिलेटर ना कुछ ऐसा नजर आएगा। ये करंट फ्लो के लिए यूज किए जाते थे। आपके सर्किट जो होते हैं, पीसीबी प्रिंटेड कंपोनेंट बोर्ड जो होता है ना आपका, ठीक है, जिसमें आप कंपोनेंट माउंटिंग करते हैं, है ना। तो उसके अंदर अलग अलग पैटर्न बने हुए होते हैं, ऑसिलेटर उसी के अंदर एक कंपोनेंट का नाम होता है। इट लुक लाइक दिस, ये ऑसिलेटर्स है ना। तो ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक टर्म है, सर्किट बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा इंजीनियरिंग में? ऋषभ जी पढ़ाया जाता ना ऑसिलेटर्स, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ाते हैं। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर ऑसिलेटर का मतलब होता है किसी चीज का मोमेंटम, किसी चीज की बॉटम वैल्यू और उसका रनिंग पार्ट का पूरा डेटा, है ना। तो ये डेटाबेस पर चलता है। तो लिखिए ऑसिलेटर इज इक्वल टू डेटाबेस। ऑसिलेटर क्या कैलकुलेट करते हैं? डेटाबेस को कैलकुलेट करते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, सिंपल एक टेक्नोलॉजी है। तो ये हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ेंगे, हम ये वाले ऑसिलेटर पढ़ेंगे। तो ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है, इसको हम आज कंप्लीट कर देते हैं, छोटा सा चैप्टर है। ऑसिलेटर कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। और चार पांच तरह के ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा, जिसके साथ मैं आपको डायवर्जन भी पढ़ाने वाला हूं। करेक्ट। तो जस्ट सपोज मैं यहां पर गया। राजीव जी सर कैसे हैं? प्रणाम, जय श्री राम। गुड टू सी यू आफ्टर द लॉन्ग टाइम, है ना। गुड, है ना। चलिए, he's our one of the oldest community member and one of the leading analyst, है ना। और एक डे पर राजीव सर आपका व्हाट वाज द हाईएस्ट प्रॉफिट दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द चैट, कोई चैट में कुछ मत लिखिएगा। दैट राजीव सर विल टाइप ओनली, राजीव भाटिया जी है इनका नाम। एंड ही वाज इनटू पीएनबी बैंक। तो व्हाट वाज योर हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक का? एक बार सबको एडवाइस बताइए अपना सबके लिए। व्हाट वाज योर हाईएस्ट प्रॉफिट एवर? चैट बॉक्स में भी आपके सामने एक मैसेज आएगा, देखिएगा। करेक्ट, राजीव भाटिया जी ने लिखा है, देखो कितना लिखा है, देखिए चैट बॉक्स में। मैंने चैट उनके लिखते ही बंद कर दिया। कैन यू इमेजिन? ही इज वन ऑफ द आर लीडिंग एनालिस्ट एंड वर्किंग सिंस लास्ट आर स्टार्टिंग डेज, है ना। सो ही सजेस्टेड सो मेनी थिंग्स, मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट और समटाइम सो मच लॉस टू। कुछ ट्रेड में गड़बड़ भी की है मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास आज तक रिकॉर्ड अवेलेबल है ना। तो एक ट्रेड था जिसमें दैट वी बुक 32 लाख रुपीज अराउंड समवेयर, है ना राजीव सर। 32 लाख के आसपास बुक किया था एक बार हमने बैंक निफ्टी में, एक बड़ा प्रॉफिट था जब। नहीं, उसके बाद एक बड़ा लॉस किया, फिर उसके बाद फिर एक प्रॉफिट किया, एक बड़ा लॉस किया। तो टेक्निकली इनकी इनकी कुंडली में सब बड़ी क्वांटिटीज हैं ये छोटे मोटे ट्रेड की तरफ हवा नहीं देते हैं। तो दैट ही मेड 46 लाख रुपीज इन अ डे, 46 लाख रुपीज इन अ डे।
सो दैट हमारे बहुत सारे पुराने लोग भी हमारे साथ रेगुलरली रहते हैं और रिवीजन भी लेते रहते हैं, हम सब टच में ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो काफी टाइम बाद आज देखा, तो इसलिए मैं पहचान गया, क्योंकि मैं तो पहचानता हूँ एवरीवन, है ना, मैं सभी को पहचानता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ कि कैमरा ऑन करके बैठा करिए, है ना। अगर आप मुझे कभी रोड पर मिल गए या कहीं पर मिल गए तो पहचान तो लेंगे नहीं, इस बहाने हम चाय तो पी पाएंगे साथ में। चलिए, ग्रेट पीपल। अब चलते हैं और आगे देखते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीजें होंगी। अब मैं यहां पर गया और मैंने पार्ट को ना, चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। लिखिए, चार्ट के ना दो डिवाइडेशन करते हैं। जैसे हम पूरे चार्ट को ना, पहले तो जब हम ट्रेडिंग व्यू सीख रहे थे तो हम चार पार्ट में इसको लेते थे, लाइक ए बी सी डी, ऐसा, है ना, ये ऐसा, ऐसा चार पार्ट में लेते थे। अब क्या है कि अब हमें ट्रेडिंग व्यू तो आ गया, लेकिन जो टूल्स और इंडिकेटर जो काम करते हैं, या प्राइस की जो कैलकुलेशन काम करती है, उसके डेडिकेटेड एरियाज होता है। लिखिए, पहला, प्राइस में इस पूरे चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला 70% और दूसरा 30%। ये एक लाइन है, ये 30% के नीचे का प्लॉट एरिया है, ये 70% का प्लॉट एरिया है। यहां पर हम कैंडल बेसिस जो डेटा होता है उसकी चार्टिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा चार्टिंग एरिया होता है। ये हमारा चार्टिंग एरिया होता है, इसको चार्टिंग एरिया बोलता है। ठीक है, ये आपका बड़ा प्लॉट है। अब एक छोटा प्लॉट है जिसमें सिर्फ गाड़ी पार्क होती है। ठीक है, वी कॉल्ड इट ऑसिलेटर एरिया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस चार्ट के ऊपर हम जो प्लॉटिंग करते हैं उनको हम इंडिकेटर टूल्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स एंड टूल्स जो यूज होता है वो यहां पर यूज होता है। लेकिन कोई अगर ऐसा टूल है जो आपके चार्ट के ऊपर नहीं लग रहा है, आपकी कैंडल के ऊपर नहीं लग रहा है, व्हाट वी कॉल देम ऑसिलेटर्स। वी कॉल देम ऑसिलेटर्स। ये आपको दिखाया था ना मैंने अभी, इधर किधर गया, ये ऑसिलेटर्स। ये ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक वाला है, इसको हम ऑसिलेटर जोन बोलते हैं बेसिकली। ये तो लिख लीजिए, जो सेकंड पार्ट है वो आपका ये ऑसिलेटर जोन है। तो यहां पर जो चीजें लगती हैं, यहां पर जो भी टूल लगते हैं, आपने काफी काफी बार देखा होगा, चार्ट पर कुछ टूल ऊपर की तरफ लगते हैं, कुछ टूल नीचे की तरफ लगते हैं। बट वी डोंट नो अबाउट दिस डिफरेंस कि क्या ये क्या काम करते हैं, और ऊपर वालों का क्या काम है, नीचे वालों का क्या काम है, ये हमें अभी तक नहीं आइडिया है। तो ऑसिलेटर में जैसे देयर आर लॉट ऑफ ऑसिलेटर्स, जस्ट लाइक वॉल्यूम, यहां पर एक वॉल्यूम यूज किया जाता था। ठीक है, जस्ट लाइक आप आरएसआई एमएससीडी यूज करते हैं, आरएसआई आरएसआई आप यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, आप एमएससीडी यूज करते हैं, है ना, एमएससीडी मैंने यूज नहीं किया आज तक। ठीक है, आप यहां पर मोमेंटम यूज करते हैं, मोमेंटम यूज करते हैं, है ना, आप यहां पर यूज करते हैं काफी सारी चीजें। दैट आई शो यू कि यहां पर जो एरिया में यूज होता है वो कौन से होता है। आप यहां पर जाइए, एंड जस्ट आई शो यू ओवर हियर। आप इधर जाएंगे टेक्निकल्स में, या फिर आप कहीं पर भी चले जाइए, टेक्निकल में आप गए इधर, तो यहां पर आपको ये सारे के सारे अलग अलग टूल मिलते हैं। तो कुछ टूल के आगे यहां पर ऑसिलेटर लिखा रहता है। ये जैसे मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए, ये चार्ट के ऊपर नहीं लगा, चार्ट के नीचे लगा। मैं यहां पर और नीचे जाऊंगा, और भी मैं कुछ ऑसिलेटर को अगर चेक करूंगा, जैसे मैं यहां पर ऑसिलेटर लिख लेता हूं, तो देखिए मैंने यहां पर कोई भी ऑसिलेटर लगाया, ये सारे ऑसिलेटर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको कम से कम 300-350 से ज्यादा ऑसिलेटर मिलेंगे, 300 से ज्यादा ऑसिलेटर। बट हमें कौन सा ऑसिलेटर यूज करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा, है ना। 300-350 तो एक बहुत पुराना डेटा बता रहा हूं, अभी तो मोर देन 500-600 हो, है ना। तो जैसे ही मैं, मान लीजिए मैं इसको इनमें से कोई भी ऑसिलेटर पिक करता हूं, जस्ट लाइक ये अल्टीमेट लगा दिया मैंने, तो देखो नीचे लगा, ऊपर नहीं लगा ना चार्ट पे। मैंने यहां पर मोमेंटम लगा दिया, देखो नीचे लगा। मैंने ऑसम ऑसिलेटर लगा दिया, देखो नीचे लगा। मैंने अरुण लगा दिया, नीचे लगा। ठीक है, मैंने यहां पर किंगर लगा दिया, नीचे लगा। आप कोई भी ऑसिलेटर जब यूज करते हैं तो वो चार्ट में हमेशा 30% एरिया को कैप्चर करता है।
और उस 30% एरिया में डेटाबेस रीड होता है। और डेटाबेस किन किन चीजों का होता है? टोटल प्राइस के रनिंग जो एवरेजेस होते हैं उनका होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स का होता है, ठीक है, और मार्केट की एक पर्टिकुलर पीसीआर होती है, पीसीआर का होता है, मल्टीपल ऑफ वैल्यूज। करेक्ट। तो अब आपको आई होप ये भी पता लग गया होगा कि इंडिकेटर और ऑसिलेटर कैटेगरी में क्या डिफरेंस होता है ना। और ऑसिलेटर का जनरल यूज क्या होता है, दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न, वो भी हमको सीखना है। और ये कल मैं आपको तीनों सिखाऊंगा। लिखिए, कल का पार्ट, कल का जो चैप्टर है दैट इज सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में हम तीन चीजें सीखेंगे। पहला, स्टॉप लॉस, टेक्निकल स्टॉप लॉस, हाउ टू कैलकुलेट टेक्निकल स्टॉप लॉस। सेकंड, हम सीखने वाले हैं मोमेंटम। थर्ड, डायरेक्शन वैल्यू, डायरेक्शन कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज, विद द हेल्प ऑफ द ऑसिलेटर। इसके साथ लिखिए एक डायवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस, डायवर्जन एंड कॉन्वर्जन। डायवर्जन होता है ना, डायवर्जन, डिवाइडेशन, डायवर्जन, डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस। अगर स्पेलिंग का गड़बड़ है तो लाइए मैं एक बार आपके लिए इधर से डाल दूं। ये लीजिए, लिखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस, है ना। थोड़ा टेक्निकल नाम है तो थोड़े से अलग से लगते हैं, बट कोई नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो कल हमें डायवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस समझने हैं। करेक्ट। तो चलिए, अब आई होप आपको ये वाला सेशन भी समझ में आया होगा। और आज हमने फिर से एक नई चीज सीखी है। एंड आई होप यू गाइस आर फीलिंग एक्साइटेड एवरी डे। और आई नो कि आप काफी सारी चीजें बहुत मेहनत से कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मैं आप जैसे लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो मुझे खुद में एक बड़ा प्राउड है इस बात के लिए। और आप लोगों के एफर्ट के लिए भी मुझे अप्रिशिएशन मैं आप सभी को देता हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स। Every day you are spending your time in the learning, which is not possible for anybody. नॉर्मल आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू कि यू गाइज आर इनटू 1%। आप 1% कम्युनिटी में आते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। तो अब आप ये समझिएगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल है। और एक एक लॉजिक अभी तक हमने आज तक इस चीज को इमेजिन नहीं किया है कि किस तरह से होता है, बट अब हमारे सामने पूरी डायरेक्टरी ओपन है। और कैसे हम ये काम करते हैं ये भी हमें आ गया है ना। तो चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट। और कल की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ऑसिलेटर पार्ट है। क्योंकि गलत स्टेप नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को जस्टिफाई करेंगे। करेक्ट। तो कल हम सुदर्शन चक्र डैशबोर्ड पर जाएंगे, उसको चलाएंगे और सीधा का सीधा उड़ाएंगे। करेक्ट। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप सभी को टूल मिल गया होगा। और अगर टूल नहीं मिला होगा, वंस अगेन आई एम जस्ट सेइंग अगेन कि आप फ्यूचर यूनिवर्सिटी से प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा, अपना ट्रेडिंग व्यू यूजर नेम सबमिट कर दीजिएगा ताकि इधर से मैं आपको एक्सेस दे सकूं। वैसे मैक्सिमम लोगों के हो चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी का रह जाता है तो प्लीज उनसे कनेक्ट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता कोई मुझे कल को ये बोले कि सर मैंने भी सीखा था बट मेरे पास टूल नहीं था, ऐसा नहीं था। आप सभी का राइट है, आप सबके पास होना चाहिए। करेक्ट। तो चलिए, आज सी यू सून। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इंजॉइंग लगा होगा, और आपने आज नई चीजें एडिशनली सीखी हैं और अपनी नॉलेज में काफी सारी चीजें ऐड की होंगी। अब आप इन्हें अच्छे से ट्रीट करें। करेक्ट। तो बाय सेल सिग्नल के लॉजिक भी आज हमने क्रिएट करी। Perfect. We'll see you tomorrow. All the very best. Good night. Jai Shri Ram, everyone. And trade safely. Thank you. Thank you, everyone. See you soon. Thank you. Jai Shri Ram, Sita Ram. Thank you. Thank you. Thank you.